ठीक है भाई, सब लोग तैयार हैं। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको पढ़ें इससे पहले थोड़ी बात हम कहेंगे कि भाई ये क्विक रिवीजन है, यहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा रहनी है, क्योंकि सोच के देखो जो काम 10 महीने में पूरा हो पाता है वो हमको 50 दिन में करना है, तो स्पीड ज़्यादा रहेगी। कुछ बच्चों ने कहा भी सर थोड़ा स्पीड स्लो कर लो, लेकिन फिर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो सब लोग पढ़ के ऑलरेडी बैठे हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अब तुम लोग एग्जाम के देने जा रहे हो, लगभग तैयारी पूरी है, हम सिर्फ रिकॉल कराएंगे एक बार चीज़ों को। और चूँकि स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है तो कभी कभी जीभ लड़खड़ा जाती है या एक आध पॉइंट छूट सकता है, तो इसको बहुत माइंड मत करना कि ये छूट गया या ये उल्टा बोल गए। हमें पिछले लेक्चर में याद है कि हम ICBN के बारे में बता चुके थे कि कैरोलस लिनियसने सिस्टम स्पीसीज प्लांटेरम में उसको प्रिंट किया था, लेकिन ICZN वाला भूल गए। अब धोखे में निकल रह गया वो कि ICZN के जो थे रूल्स वो उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी जो उनकी बुक थी उसके 10th एडिशन में लिखा था। एक जगह पे हमने कहना चाह रहे थे कि किसी ऑर्गन का बिहेवियर जो है वो ऑर्गन का नहीं, बेसिकली उसको बनाने वाले टिश्यू का बिहेवियर होता है, तो वहाँ मसल शब्द बोल गए थे। तो इस तरह से कभी कभी जीभ से इधर उधर निकल सकता है, तो इसको थोड़ा सा किताब से इसलिए एक बार पढ़ के बैठा करना तो ठीक रहेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो है, पहला और दूसरा तो हमने डाल दिया है, लेकिन आगे सारे वीडियो हम YouTube पे ऐसे नहीं डालेंगे अभी। अगर किसी बच्चे को सारे वीडियो देखने हैं तो फिर वो इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है ना? या किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी को कोई हेडिंग दोबारा पढ़नी है, तो अपनी ज़रूरत इस नंबर पे वो SMS कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं अपने नाम पापा का नाम लेके, और उनकी जो भी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो इस पर भेज सकते हैं। ये 2 वीडियो हम इसलिए डाल रहे हैं कि इससे हम लोग को ये पता चल जाए कि हमें काम कैसे करना। मन में है कि एक बार सारा हम इस तरह से पूरा रिकॉल कराएंगे। साथ ही साथ 10 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट में 2-2 टेस्ट लेंगे। टेस्ट पेपर ऑनलाइन ही होंगे और स्टडी मटेरियल भी हम तुम्हें PDF फॉर्म में भेजेंगे। ये मत सोचना कि कहते तो हैं भेजेंगे, भेजा नहीं अभी तक। 29 को सब रेडी हो जाएगा। और तो बस यही था कि सारे वीडियो ऑनलाइन नहीं डालेंगे, हम जो कोचिंग का ऐप है उस पर डालेंगे। कोचिंग का ऐप बड़ा सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाएं, डॉक्टर दिलीप गंगवार टाइप करें तो DG का लोगो दिखाई देगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लें। जो लोग एंड्रॉयड यूजर हैं उनके लिए, और जो कंप्यूटर पे वीडियो देखना चाहते हैं वो गूगल पे जाके DGI online.in टाइप करें। DG नहीं, ध्यान रखना DGI online.in। अगर वो लॉगिन करते हैं तो वो सीधे उसी ऐप पे पहुंच जाएंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो ठीक है भाई, सारे वीडियो देखने हैं तो उस नंबर पे एक बार अपना संदेश भेजना, तब देख पाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमने तुमसे कहा था कि क्लासिफिकेशन माने होता है सिंपली वर्गीकरण, अर्थात चीजों को कैटेगरी में बांटना। भाई सोचो, जैसे मम्मी झाड़ू लगा रही और उन्होंने देखा कि कोई कूड़ा पड़ा तो उसको कूड़ा मान लिया, उसमें कहीं चम्मच पड़ी तो उन्होंने सोच लिया किचन का आइटम है, और कहीं 10 का नोट मिल गया तो उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया। यानी कि उन्होंने चीजों को 3 भागों में बांट दिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन माने सिंपली वर्गीकरण होता है। और बताते हैं जो वर्गीकरण का काम था, अर्थात बायो क्लासिफिकेशन की बात थी, ये हमारे पूर्वज आज से नहीं, जब से मानव सभ्यता का भोर हुआ है, अर्थात ह्यूमन सिविलाइजेशन का भोर हुआ है, तब से हमारे पूर्वजों ने क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। हाँ, हो सकता है हमारे पूर्वजों ने जैसे गाय भैंस है उसको दूध देने वाला कैटेगरी में रख लिया हो, और जो भेड़ है उसको ऊन देने वाली कैटेगरी में रख लिया हो, और घोड़ा गधा है उनको बोझा ढोने वाली कैटेगरी में रख लिया है। तो बताते हैं क्लासिफिकेशन तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन तुम जानते हो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो पूर्वज करते थे वो अपनी जरूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से करते थे, लेकिन जो अब साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले शुरू किया था किसने? फादर ऑफ बायोलॉजी ने। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं।
इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, और ये जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के कहलाते हैं। जो अरिस्टोटल थे बताते इन्होंने तमाम सारे प्लांट में भी क्लासिफिकेशन किया, एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन किया। प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांटा था, नंबर 1 हर्ब्स, नंबर 2 श्रब, नंबर 3 ट्री, ऐसे 3 भागों में बांटा था। किसमें हर्ब रखा था? तो तुम भी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में जानते हो कि ऐसे प्लांट जिनका जो स्टेम होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, इतनी दम नहीं होती कि हवा में सीधा खड़ा हो पाए, और साथ ही साथ ज्यादातर इनका स्टेम ग्रीन कलर का भी होता है। तुम कद्दू का पौधा देखो तो तुम्हें उसका स्टेम भी ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो इस तरह से जिनके डेलिकेट स्टेम थे और हमने कहा था ग्रीन कलर के स्टेम थे, उनको तो इन्होंने हर्ब रख दिया था। अगर तुमने कभी मेहंदी का पौधा देखा हो, तुमने कभी नींबू का पौधा देखा हो, उनका प्लांट का जो स्टेम होता है बड़ा मजबूत होता है, बड़ा बुड्डी होता है, लेकिन जैसे ही वो प्लांट के स्टेम ग्राउंड से ऊपर आते हैं, इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है, तो इनमें कह सकते हो मेन ट्रंक फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, इनके जस्ट आउटसाइड द ग्राउंड इनमें प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो जाती है। इस प्रकार के प्लांट को, बुशी प्लांट को रखा था उन्होंने श्रब में। और तुमने नीम का पौधा देखा होगा, बरगद का पौधा देखा हो, इनमें क्या होता है कि यूकलिप्टस का पौधा देखा हो, इनमें बाकायदा एक मेन ट्रंक बनता है, बाद में जाके ऐसे ब्रांचिंग होती है। तो इस तरह के पौधों को इन्होंने ट्री में रखा था। तो फादर ऑफ बायोलॉजी ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया था, और प्लांट को इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 3 हर्ब, श्रब और ट्री। ऐसा नहीं, इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। इन्होंने क्या किया, जानवर इकट्ठे किए और फोड़ के देखा, और फोड़ के देखा कुछ ऐसे थे जिनमें जो होता था कलरलेस ब्लड था, और जिनमें कलरलेस ब्लड था उनको किसमें रखा था? ए माने एब्सेंट, आरबीसी एब्सेंट, अर्थ इसलिए ऐसे इनको कहते थे एनाइमा में रखा था। और जिनमें कलर्ड ब्लड था अर्थात ब्लड विद आरबीसी था, उसको रखा था इनाइमा में। अब अलग बात है कि देखो ये बायोलॉजी है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती है। जैसे यहाँ अर्थवर्म होता है, उसमें ब्लड रेड कलर का तो होता है, लेकिन आरबीसी नहीं होती है, क्योंकि तुम भी जानते हो आरबीसी इज द करेक्टेस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स ओनली। लेकिन तो इस तरह से इन्होंने कलरलेस और कलर्ड अर्थ ब्लड वाले को 2 भागों में बांट दिया। और तुम भी जानते हो कि आरबीसी वर्टिब्रेट्स में होती है, जिसमें हम लोग फिश पढ़ते हैं, एम्फीबियंस पढ़ते हैं, रेप्टाइल पढ़ते हैं, बर्ड पढ़ते हैं, मैमल्स पढ़ते हैं, और सिर्फ मैमल्स बच्चे देने का काम करते हैं, बाकी सब अंडे देने का काम करते हैं। तो हम समझ गए कि इनाइमा को ही इन्होंने 2 भागों में बांटा होगा। नंबर 1 ओवी पैरा, किसमें? अंडे देने वाले एग लेइंग एनिमल्स, और दूसरे कहलाते थे बीबी पैरा अर्थात बच्चे को जन्म देने वाले जानवर। इस तरह से चाहे इन्हें ब्लड अर्थात साइंस की बात है, और ये अंडे देना ये भी साइंस की बात है। तो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरिस्टोटल ने शुरू किया था। और फिर हम तुम्हें बताएं सन 1758 की बात है, कब की? 1758 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। इन्होंने बताते हैं सबसे पहले फिर जीवों को 2 भागों में बांट दिया था। 1758 में कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि सभी लिविंग बीइंग्स को 2 भागों में बांटा था। किसमें किसमें? नंबर 1 ऐसे सारे लिविंग बीइंग्स जिनकी सेल के चारों तरफ सेल वॉल थी, विद सेल वॉल वालों को इन्होंने प्लांट कह दिया, और उसके लिए जो किंगडम बनाया था उसका नाम था प्लांटी। क्या नाम बनाया था? किंगडम प्लांटी में रख दिया, प्लांट कह दिया। और ऐसे सारे जीव ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं थी, अर्थात विदाउट सेल वॉल वालों को इन्होंने जानवर कह दिया, मतलब किंगडम एनिमैलिया में रखा था। किसमें रखा था? एनिमैलिया में। और ये जो इनका क्लासिफिकेशन था ये टिल रिसेंट तक यही चलता रहा, खूब मान्य रहा। 1758 में दिया हुआ किंगडम लीनियस का। और हम तुम्हें बताएं तो इन्होंने सिर्फ 2 ही किंगडम बनाए थे। तो हमें अभी तक जब हमने तैयारी की थी तब भी वास्तव में बायोलॉजी में 2 ही किताबें चलती थी, एक जूलॉजी की चलती थी रमेश गुप्ता, और एक एमपी कौशिक चलती थी बॉटनी में। और हम जब एमपी कौशिक पढ़ते थे तो उसमें हमें पढ़ाए जाते थे बैक्टीरिया, तो इसी में इन्होंने वास्तव में आर्की बैक्टीरिया को रख दिया। इसी में इन्होंने असली बैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया कह दो, इनको भी इसी में रख दिया। साथ ही साथ हमें बताएं कि ये तो हमें बैक्टीरिया पढ़ाए जाते थे। इसके बाद हमें जब एल्गी पढ़ाए जाते थे, एल्गी, तो एल्गी में ही हमको पढ़ाए जाते थे साइनोफाइसी के मेंबर पढ़ाए जाते थे। और साइनोफाइसी में हम लोग को पढ़ाए जाते थे, ये वास्तव में एल्गी में पढ़ाए जाते थे। और उस समय इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। नास्टा का नाम सुना है? एनाबिना का नाम सुना? ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। और फिर हम सब बताएं इसी में हमको पढ़ाए जाते थे क्राइसोफाइसी के मेंबर, जिसमें जानते हो कौन आते थे? डायटम्स और डेस्मिड्स आते थे, अर्थात गोल्डन एल्गी आते थे। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि इसी में हमको पढ़ाए जाते थे पायरोफाइसी के मेंबर। पायरोफाइसी में आजकल हम लोग पढ़ते थे डायनोफ्लैजेलेट्स, जैसे कि तुमने नाम सुना ग्वानुलैक्स आता था। और साथ ही साथ हम बताए तुम्हें एल्गी में ही हमको पढ़ाए जाते थे क्लोरोफाइसी के मेंबर पढ़ाए जाते थे। क्लोरोफाइसी तो भाई
कहते हैं किसको, ग्रीन एल्गी को। तो इसमें पढ़ाए जाते थे हमको ग्रीन एल्गी। तुमने यूरोथ्रिक्स का नाम सुना हो, स्पायरोगारा का नाम सुना हो, और साथ ही साथ हम तुम्हें अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद, और साथ ही साथ हमें फियोफाइसी के मेंबर भी पढ़ाए जाते थे, अर्थात आजकल हम उनको ब्राउन एल्गी कहा करते हैं। फिर साथ साथ हमें रोडोफाइसी के मेंबर भी पढ़ाए जाते थे इसी में, इनको आजकल हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। इस तरह से एल्गी पढ़ाए जाते थे। फिर साथ साथ हमको फंजाई पढ़ाए जाते थे, और फंजाई में ही हमें स्लाइम मोल्ड पढ़ाए जाते थे क्या, और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे ट्रू फंजाई भी पढ़ाए जाते थे, ट्रू फंजाई। फिर इसके बाद हमको ब्रायोफाइटा पढ़ाया जाता था, ब्रायोफाइटा। इसके बाद जगह नहीं है, फिर इसके बाद टेरिडोफाइटा पढ़ाया जाता था बॉटनी में। फिर हमें जिम्नोस्पर्मा पढ़ाया जाता था और एंजियोस्पर्मा पढ़ाया जाता था, याद है। तो ये सब बॉटनी की किताब में पढ़ाया जाता था। इसी तरह जो रमेश गुप्ता होती थी, रोजी किताब होती थी, उसमें हमें सबसे पहले फाइलम पढ़ाया जाता था प्रोटोजोआ। कौन सा पढ़ाया जाता था, प्रोटोजोआ। प्रो माने पहले और जून माने एनिमल, सबसे प्रिमिटिव एनिमल माना जाता था इनको। प्रोटोजोआ में पढ़ाए जाते थे, प्रोटोजोआ। और इसके बाद हम तुम्हें बताएं, प्रोटोजोआ के बाद फाइलम होता था पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, है ना, मोलस्का, गैनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो हमें यहां तक इस तरह से सारे फाइलम पढ़ाए जाते थे, कार्डेटा तक पढ़ाए जाते थे। हम ये बताना चाहते हैं कि जो टू किंगडम सिस्टम था, इसमें गौर से देखो तो तुम भी जानते हो बैक्टीरिया जो है वो उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स। कैसे होते हैं, प्रिमिटिव कैरियर्स वाले होते हैं, प्रारंभिक न्यूक्लियस टाइप का होता है। और जो एल्गी होते थे और यहां से लेकर यहां तक ये जो होते थे, ये सब होते थे असली न्यूक्लियस वाले, अर्थात यूकैरियोट, यू माने ट्रू कैरियर्स माने न्यूक्लियस, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हुआ करता था। तो एक बात, और तुम गौर से सोचो, ये साइनोबैक्टीरिया आजकल कहे जाते हैं, अर्थात ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो अब पहले इनको कहां एल्गी में पढ़ाया जाता था, और आज हम लोग यहां तक मान लेंगे कि ये भी प्रोकैरियोट्स होते थे। एक बात। दूसरी बात होती है कि जो एल्गी है उनमें क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, क्लोरोफाइसी में हम तुम्हें ऐसे ग्रीन एल्गी दिखाएंगे, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। क्या क्लोरेला का नाम याद आया, क्लेमाइडोमोनास का नाम याद आया, और इसमें मल्टीसेलुलर भी आते हैं। क्या तुम्हें मल्टीसेलुलर में तुम्हें यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगारा सब मल्टीसेलुलर ही तो है। तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये इनमें चलो यहां तक मान भी लें कि ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और इसके बाद जितने भी एंजियोस्पर्मा था है वो सब है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इधर हम तो प्रोटोजोआ की भी बात बताएं तो ये जो पहला फाइलम होता है, अमीबा वाला फाइलम होता था, ये होता था यूनिसेलुलर और यूकैरियोट फाइलम, और बाकी सारे होते थे मल्टीसेलुलर। तो इस तरह से माना जाता है कि जो सारे जीवों को 1758 में कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम में बांटा था, प्लांटी और एनिमलिया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में तमाम सारी खामियां थी, डिमेरिट्स थी। क्या क्या डिमेरिट्स थी? पहली बात तो ये थी कि टू किंगडम सिस्टम के आधार इन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया था तो इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें ध्यान नहीं दी, मात्र एक कैरेक्टर के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांट दिया। क्या? प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, विद सेल वॉल, प्लांट विदाउट सेल वॉल, एनिमल मान लिया। इन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि कहां ये प्रोकैरियोट, कहां ये यूकैरियोट। इन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि कहां ये यूनिसेलुलर, कहां ये मल्टीसेलुलर। एक जब जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग अलग है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग अलग है, तो उनका खानदान एक कैसे हो सकता है? इस तरह से टू किंगडम सिस्टम में बड़ी खामियां थी। हाँ, एक कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन करना तो बहुत आसान होता है। जैसे मान लो क्लास के सारे बच्चे आए और हम इनसे ये कहते हैं लड़के इधर बैठ जाए, लड़कियां इधर बैठ जाए, तो आसान तो बहुत है कि लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ बैठ गए, क्योंकि एक कैरेक्टर को ध्यान दिया, केवल सेक्स को ध्यान दिया कि कौन मेल है कौन फीमेल। लेकिन दिक्कत यह आती है कि इस तरह के क्लासिफिकेशन में हो सकता है सगे भाई बहन अलग हो गए हो, अर्थात क्लोज रिलेटेड स्पीसीज के मेंबर अलग अलग खानदान में पहुंच गए हो। इस तरह से माना जाता है कि जो टू किंगडम सिस्टम था ये वैज्ञानिकों को अपर्याप्त लगता रहा। कैसा लग रहा? इनएडिक्वेट लगता रहा, और इसलिए माना जाता है कि क्लासिफिकेशन समय समय पर बदलता रहा और भविष्य में भी बदलता रहेगा। तो हमें हम बात बताएं, इसको थोड़ा सा बिगाड़ लेते हैं जिससे हमें यहां तक जगह मिल जाए कि हम ये कहना चाहते थे कि कैरोलस लिनियस ने सारे लिविंग बींग्स को कितने किंगडम में बांटा था? 2 में। कौन कौन से? प्लांटी, और कौन दूसरा किंगडम था? एनिमलिया। एनिमलिया। और हमने कहा था ये टू किंगडम सिस्टम जो है वो कब दिया गया था? दिया गया था 1758 में। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है ना। अब चूंकि ये अपर्याप्त लग रहा था, इनएडिक्वेट लग रहा था, तो जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने इसको चेंज कर दिया। क्या किया? इस प्लांटी में जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, चाहे फिर वो प्रोकैरियोट रहे हो चाहे वो यूकैरियोट रहे हो, उन सबको यहां से निकाल दिया, अलग कर दिया। इसी तरह जितने एनिमल्स जिनको इन्होंने एनिमल्स माना था, जैसे कि प्रोटोजोआ से लेकर कार्डेटा तक, उनमें भी जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जैसा फाइलम प्रोटोजोआ की बात बताई थी, उन सबको निकाल के एक नए किंगडम की स्थापना कर दी, और उस किंगडम का नाम रखा था प्रोटिस्टा। क्या नाम रखा था? हालांकि इन्होंने प्रोटिस्टा शब्द नहीं बोला था, एज सच इन्होंने प्रोटोक्टिस्टा बोला था, लेकिन
लेकिन अब वो शब्द नहीं चलता है मार्केट में, तो किताबों में तो हमने तुमसे बोला था। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रख दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल वालों किसमें मान लिया था, प्लांटी में मान लिया था, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल वालों को अभी भी इन्होंने एनिमल ही माना, अर्थात किंगडम एनिमलिया में रहने दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब शुरू हो चुका था थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम शुरू हो गया, किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। फिर हम तुम्हें बताएं, लेकिन इसमें भी एक समस्या ये थी कि ध्यान करो, अब जब यूनिसेलर है तो इसी में इधर जूलॉजी साइड से अमीबा भी आ गया होगा, इग्लिना भी आ गया होगा, पैरामीशियम भी आ गया होगा, और इधर बॉटनी साइड से ऐसा लगता है ये बैक्टीरिया, यहां तक कि साइनोबैक्टीरिया, यहां तक कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जैसे ग्रीन एल्गी भी आ गए होंगे। तो अभी भी लफड़ा क्या है कि ये है यूकैरियोट, यूनिसेलर था लेकिन यूकैरियोट, और ये है यूनिसेलर लेकिन प्रोकैरियोट। तो जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, एक वैज्ञानिक थे कोपलैंड, कौन थे नाम, कोपलैंड, उन्होंने क्या किया, इन जितने इसमें थे इसको भी दो भागों में बांट दिया। जितने प्रोकैरियोट थे अर्थात बैक्टीरिया टाइप के थे उनके लिए अलग किंगडम बना दिया जिसका नाम था मोनरा, और जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उनको इसी में रहने दिया अर्थात प्रोटिस्टा में रहने दिया, और बाकी प्लांटी को एज सच रहने दिया अर्थात मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विद सेल वॉल वालों को एज सच रहने दिया, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विदाउट सेल वालों को अभी भी एनिमल ही माना। इस तरह से बताते हैं समय के अनुसार क्लासिफिकेशन चेंज हो गया और अब शुरू हो गई किसकी, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। लेकिन बताते हैं अभी भी दिक्कत थी, माना कि फंजाई में सेल वॉल होती है, फंजाई में सेल वॉल होती है, और सारे प्लांट में भी सेल वॉल होती है, लेकिन तुम भी जानते हो फंजाई में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। दोनों एक साथ एक ही खानदान में, ग्रुप में कैसे रख सकते हैं। इसलिए हम तुम्हें बताएं, जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, 1969 की बात है, एक वैज्ञानिक थे आर.एच. विटेकर, क्या नाम था, आर.एच. विटेकर, और उन्होंने क्या किया 1969 में, ये डेट इसलिए याद रखना तो सिलेबस में है, उन्होंने इसको भी दो भागों में तोड़ दिया। मोनरा अर्थात ऑल प्रोकैरियोट्स को एज सच रहने दिया मोनरा में, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट को एज सच रहने दिया प्रोटिस्टा में, लेकिन प्लांटी को दो भागों में तोड़ दिया। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विद सेल काइटिनस सेल वॉल, उनको कर दिया एक नए किंगडम में जिसका नाम रखा गया फंजाई, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विद सेलुलोजिक सेल वालों को अब इन्होंने प्लांट माना अर्थात किंगडम प्लांटी में रखा था। अब विदाउट सेल वॉल वाले तो हमेशा से एनिमल रहे हैं। तो इस तरह से अब शुरुआत हो गई किसकी, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने 1969 में। इस तरह से हम तुम्हें बताएं क्लासिफिकेशन हमेशा बदलता रहा, भविष्य में भी बदलता रहेगा। हालांकि ये फाइव किंगडम सिस्टम है, यही अभी तक प्रचलन में चलता रहा है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। लेकिन आजकल 1990 में एक नया तरीका भी आया है जिसको कभी कभी सिक्स किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। ये 1990 में आया है और इसको कार्ल वूज ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था, और इसको कहा जाता है सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने कुछ नहीं किया, बैक्टीरिया में तुम जानते हो ये प्राचीन बैक्टीरिया होती है, ये मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं, तो बस इनको निकाल के अलग कर दिया मोनरा में से। इसको मतलब दो भागों में तोड़ दिया है। एक तरफ कर दिया आर्की बैक्टीरिया, आर्की माने एंशिएंट होता है, सबसे पुरानी चिड़िया का नाम बताएं जो जिसके चोंच में दांत पाए जाते थे, जुरासिक पीरियड की चिड़िया आर्कियोप्टेरिक्स, आर्की माने एंशिएंट होता है। और बाकी की जो बैक्टीरिया थे उनको उन्होंने बैक्टीरिया ही रहने दिया, बैक्टीरिया में रख दिया। बाकी प्रोटिस्टा एज सच रहा, फंजाई एज सच रहे, प्लांट और एज सच रहे, और एनिमल को ऐसे ही रहने दिया। तो टोटल कितने किंगडम हो गए भाई, अब 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। लेकिन हम तुम्हें बताएं कि ये है प्रोकैरियोट, तो कभी कभी, और ये बाकी सब यूकैरियोट है, तो कभी कभी इस सिक्स किंगडम सिस्टम को डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है, और इसके 3 डोमेन बनाए जाते हैं। ये जो होता है, इस डोमेन का नाम होता है आर्किया। क्या नाम होता है, आर्किया। इसको कह देते हैं बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया कह दो, और बाकी जितने हैं ट्रू न्यूक्लियस वाले हैं, यू माने ट्रू, कैरियस माने न्यूक्लियस, इनको सबको कह दिया जाता है यूकैरिया। क्या कह दिया जाता है, स्पेलिंग देख लेना। इस तरह से हम तुम्हें बताएं कि सिक्स किंगडम सिस्टम भी प्रचलन में आ गया है। लेकिन अलग बात है कि अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड कौन है, फाइव किंगडम सिस्टम है। तो ध्यान से देखना कि जो टू किंगडम सिस्टम था, तब हम लोग अमीबा को, जो अभी हमने इधर प्रोटोजोआ में लिखा था, अमीबा को पढ़ते थे जूलॉजी में अर्थात किंगडम एनिमलिया में, लेकिन आज हम अमीबा को कहां पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। टू किंगडम सिस्टम में हम लोग क्लोरेला को पढ़ते थे प्लांटी में, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास अर्थात यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी को। लेकिन अगर फाइव किंगडम सिस्टम की बात करें तो आज इनको कहां पढ़ेंगे, अमीबा पैरामीशियम के साथ प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में। इस तरह से हमने तुम्हें बात बताई थी।
जो ये 5 किंगडम सिस्टम है ये इसलिए भी सर्वमान्य हुआ क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन करते समय, आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन करते समय एक लक्षण को ध्यान नहीं दिया था, बहुत सारे लक्षणों को ध्यान दिया था। किन किन लक्षणों को ध्यान दिया था? तो हम थोड़ा सा 2 शब्द बता दें। जैसे 5 किंगडम सिस्टम जो था वो इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम कहलाता है कि जो 1969 में दिया गया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था, और साथ ही साथ बताया था कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड इसलिए है क्योंकि इन्होंने तमाम सारे कैरेक्टर को ध्यान दिया था। क्या क्या ध्यान दिया था? नंबर 1, जैसे इन्होंने सेल टाइप को ध्यान दिया था कि किंगडम क्लासिफिकेशन करते समय कि जो भी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रखते हैं तो वो उसकी सेल कैसी है या उसका न्यूक्लियस कैसा है, मतलब प्रोकैरियोटिक है सेल या फिर यूकैरियोटिक है। ऐसे साथ ही साथ इन्होंने कह सकते हो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कह दो या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन कैसा है, तो इस पे भी इन्होंने ध्यान दिया कि शरीर उसका एक कोशिका से बना है, मतलब यूनिसेलुलर है या बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, मल्टीसेलुलर, ये भी ध्यान दिया था। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं इन्होंने ये भी ध्यान दिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अपना भोजन कैसे बनाते हैं, भोजन कैसे बनाए, स्वतः बनाते हैं कि दूसरों पर निर्भर करते हैं, ये भी ध्यान दिया था कि वो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं, ऑटो माने सेल्फ होता है भाई, ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं कि हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिज्म में भी इन्होंने देखा था कि वो इंजेक्शन करते हैं या सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब साइप्रोट्रॉफ्स तो नहीं है, ये भी ध्यान दिया था। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि एनसीईआरटी तो ये मानती है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी ध्यान दिया था, हालांकि पुरानी किताबें ऐसा नहीं मानती थी। और साथ ही साथ बताते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशन को भी ध्यान दिया था कि इस पृथ्वी पर पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। और साथ ही साथ इन्होंने इकोलॉजिकल रोल कि इस वातावरण में उसका रोल क्या है, वो प्रोड्यूसर है कि कंज्यूमर है कि डिकम्पोजर है, इन सब चीजों को भी ध्यान दिया था। ये सारे पॉइंट जो होते हैं हम तुम्हें एक डायग्राम से समझाएंगे, ठीक है ना, एक डायग्राम से समझाएंगे। जैसे हमने क्या किया, इधर एक लाइन खींच ली, मान लो अब ये खींच रहे हैं और ये एक लाइन खींच ली, और हम तुम्हें बताएं इस लाइन से जो कुछ नीचे लिखेंगे उनको वो सब होंगे प्रोकैरियोट। और इस तरह से इन्होंने एक किंगडम बनाया और इस किंगडम का नाम रख दिया मोनरा। क्या नाम रखा? मोनरा। तो अब मोनरा इसका मतलब है प्रोकैरियोट्स है। अब हमने क्या किया, एक लाइन और खींच दी, एक लाइन और खींच दी, और यहां पर इन्होंने नया किंगडम बना दिया। और नया किंगडम जो बनाया वो मान लो ये वाला है, ये नया किंगडम है कोई, और हम इसका जानबूझ के ऐसे डायग्राम बनाते हैं, उसकी कोई वजह है अभी बताएंगे। और इसमें आ गया प्रोटिस्टा आ गया। और हम बताएं इस लाइन से क्या किया था इन्होंने, जो नीचे थे, यहां तक कि जो नीचे थे वो एक्चुअली थे यूनिसेलुलर, अभी जो इसके ऊपर लिखा करेंगे वो सब होंगे मल्टीसेलुलर। तो क्या हमें प्रोटिस्टा की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी? प्रोटिस्टा की डेफिनेशन है ये यूकैरियोट। तो ये जो 2 लाइनों के बीच में है वही प्रोटिस्टा की डेफिनेशन है, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब इसके ऊपर लिखने जा रहे हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के इन्होंने 3 किंगडम ऐसे बनाए थे, 3 बनाए थे। नंबर 1 प्लांटी, और नंबर 2 एनिमलिया, और नंबर 3 किंगडम था कौन सा? फंजाई वाला, ठीक है ना, इस तरह से। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं इन्होंने ये भी ध्यान दिया क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुम भी जानते हो, जो प्लांट होते हैं अभी धूप में अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ऑटो माने सेल्फ, अर्थात ये ऑटोट्रॉफी दर्शाते हैं। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, कद्दू पर, आम, अमरूद पर, अर्थात दूसरों पर निर्भर करते हैं। और जो गड़बड़ है, हम न्यूट्रिशन की दृष्टि से गड़बड़ है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, और जो गड़बड़ हो उसकी स्पेलिंग में हेटेरो लगा दो तो हम लोग हेटेरोट्रॉफी दर्शाते हैं। और फंजाई में भी तो क्लोरोफिल नहीं होता, ये भी तो धूप में अपना भोजन नहीं बना सकते, इसलिए ये भी हेटेरोट्रॉफी ही दर्शाते हैं न्यूट्रिशन की दृष्टि से। लेकिन बात यह है कि ये सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये एक तरह से एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी दर्शाते हैं। और हम लोग भोजन को उठा के बक्कल कैविटी के अंदर पहुंचाते हैं। सॉलिड या लिक्विड का इंटेक करने वालों को हम लोग इंजेशन कहते हैं। तो हम लोग जो होते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी दर्शाते हैं। इस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी इन्होंने ध्यान दिया था। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं इकोलॉजिकल रोल भी ध्यान दिया था। तुम भी जानते हो कि किसी भी इकोसिस्टम में जो प्लांट होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं भाई? प्रोड्यूसर। और जो हम लोग क्या आते हैं, इन्हीं पौधों को खाते हैं, हम लोग कहलाते हैं कंज्यूमर। और तुम जानते हो कुत्ता मर जाए, भैंस मर जाए, उसके शरीर पर फफूंदी लग जाती है और उस शरीर में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको खा जाते हैं और मिनरल्स को मिट्टी में मिला देते हैं। अर्थात ये जो फंजाई होते हैं ज्यादातर इकोसिस्टम में इसका काम करते हैं, इसका डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने इसको भी ध्यान दिया था। जरा गौर से देखना पूरे डायग्राम को, तो एक और लक्षण अपने आप इसमें स्वतः दिखाई देने लगता है और उसका नाम है क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। साफ नजर आता है
कि ऐसा लगता है ये है हमारे दादाजी, ये हम लोगों के पिताजी और ये हम लोग 3 भाई हैं। मतलब सवाल जल्दबाजी में पूछा जाए तो ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर पहले प्लांट आए होंगे, बाद में एनिमल्स आए होंगे, लेकिन इस डायग्राम से समझ में आता है कि इस पृथ्वी पर प्लांट, एनिमल और फंगस का एवोल्यूशन, विकास साथ साथ शुरू हुआ। बैक्टीरिया सबसे पहले बने, इसके बाद अमीबा बना, मतलब प्रोटिस्ट बने, लेकिन ये तीनों किंगडम के मेंबर एक साथ इवॉल्व हुए होंगे इस पृथ्वी पर। बात समझना? तो इस तरह से हमने तुम्हें अभी 5 किंगडम सिस्टम पूरा बताया, और हम लोग अब जो है डिटेल में एक एक किंगडम डिटेल में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम मोनरा, ठीक है ना? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनरा। कौन सा पढ़ेंगे? मोनरा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे लिविंग बींग्स को कितने किंगडम में बांटा गया था भाई? 5। नंबर 1 मोनरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, और नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, नंबर 5 एनिमलिया। एक बार हमें जल्दी जल्दी बताना तो कि हमने कहा था कि इसमें कौन आता है? आल प्रोकैरियोट्स। आल प्रोकैरियोट्स इसमें आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और यहां से यहां तक सब मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, मगर ये कहलाएंगे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विद काइटिनस सेल वाल। काइटिनस सेल वाल ये कहलाएंगे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विद सेलुलोजिक सेल वाल, और ये कहलाएंगे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विदाउट सेल वाल। पता है? और हम तुम्हें बताएंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होता था, किंगडम मोनरा होता था, इसी में हम तुम्हें आज प्राचीन बैक्टीरिया अर्थात आर्की बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, इसी में हम तुम्हें ट्रू अर्थात मॉडर्न बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, यू बैक्टीरिया, और इसी में हम तुम्हें साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ाएंगे, और यहां तक कि माइकोप्लाज्मा कहलाएंगे। अलग बात है कि हमको तो माइकोप्लाज्मा जो होता है बैक्टीरिया में नहीं पढ़ाया जाता था, हमको तो ये अलग पढ़ाया जाता है, इसको कनेक्टिंग लिंक हमारे जमाने में कहते थे बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, लेकिन आज एनसीईआरटी इसको भी बैक्टीरिया मानती है। तो कुल मिलाकर इन सबको बैक्टीरिया ही कह देती है। इसीलिए हम तुम्हें बताएं कि किंगडम मोनरा में पहला शब्द लिखा है कि इसमें केवल और केवल बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं और कोई नहीं पाया जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में केवल और केवल बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे निवास स्थान की अर्थात हैबिटेट की। और हैबिटेट में हम तुम्हें बात बताएं तो हम तुमसे बताएं कि ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। भाई तुम भी सोच के देखो, अगर एक मुट्ठी में हम काकरोच पकड़े और एक मुट्ठी में कोई ऐसी चीज पकड़े जो माइक्रोन के ऑर्डर में हो, तो बेशक फिजिक्स भी कहती है कि n1 μ1 बराबर n2 μ2, अर्थात जिसका साइज छोटा होता है वो नंबर में हमेशा ज्यादा होता है। तो पहली बात तो ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरी बात ये है कि एवरीवेयर पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। बैक्टीरिया कहीं पर भी हो सकते हैं। हम तुम्हें क्या बताएं कि बताते हैं कि हैंडफुल ऑफ सॉइल में 100 के ऑर्डर में बैक्टीरिया होते हैं, जरा सी मिट्टी में। साथ ही साथ बताते हैं कि ये रेगिस्तान में हो सकते हैं जहां खाने पीने को कुछ नहीं होता है। रेगिस्तान की बात छोड़ो, अब बताते हैं ये माउंटेन टॉप्स जहां बर्फ से ढके हुए हैं, पहाड़ की चोटियां जहां दूसरे जीवों का जिंदा रहना मुश्किल होता है, वहां पर भी बैक्टीरिया रह सकते हैं। और ये तो बात छोड़ो, समुद्र की तली में तुम भी जानते हो प्रकाश नहीं पहुंचता है। इकोलॉजी जब पढ़ोगे तो तुम्हें तमाम सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन और एफोटिक जोन। अब सोचो यहां लाइट नहीं पहुंचती है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, भोजन कहां से लाएंगे? अलग बात है कि सड़ी गली चीजों से भोजन लेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपनाएंगे। तो कह सकते हैं बैक्टीरिया जो है सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यूबिक्विटस होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। मतलब ये हैंडफुल ऑफ सॉइल में 100 के ऑर्डर में वो हो सकते हैं, ये डिजर्ट में हो सकते हैं, ये हॉट स्प्रिंग वाटर में हो सकते हैं, ये डीप इन द ओशन हो सकते हैं, ये माउंटेन टॉप्स पर हो सकते हैं, और तो बात छोड़ो हमारी तुम्हारी बॉडी में हो सकते हैं और हमको बीमार भी करते हैं, अर्थात ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने बताया कि हैबिटेट के अनुसार एवरीवेयर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब हम तुम्हें इनकी बात करेंगे साइज की, तो तुम्हें बताएं कि साइज के अनुसार माना जाता है कि 3 to 5 माइक्रोन इनका साइज होता है, और इसलिए इनको हम लोग स्मॉलेस्ट कहते हैं। अलग बात है कि पीबीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और फिर हम इनकी शेप की बात करेंगे कि इनका रंग रूप कैसा होता है, तो शेप के आधार पर हम तुम्हें बताएंगे कि अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा स्फेरिकल दिखाई देता है तो क्या कहते हैं, तो उसको स्फेरिकल बैक्टीरिया को कॉकस कहते हैं। एक वचन कॉकस होता है, एक वचन स्पेलिंग में जिसकी यूएस या यूएम आता है वो हमेशा एक वचन होता है, जैसे न्यूक्लियस एक वचन न्यूक्लियाई बहुवचन, कॉकस एक वचन कॉकाई बहुवचन होता है। साथ ही साथ अगर कोई बैक्टीरिया दिखने में इस मार्कर की तरह रॉड लाइन दिखे तो हम तुम्हें समझ आए, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं बेसिलस, एक वचन बेसिलस बहुवचन बेसिलाई। और तुमने सुना हो जैसे हम कभी कभी लिखते हैं कि रोको मत जाने दो, मत रोको मत जाने दो, तो फिर यहां पर क्या करते हैं हम लोग, ये कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे दिखने में कॉमा शेप्ड होते हैं, एक वचन है तो इसको कहते हैं विब्रियम, क्या कहते हैं, और बहुवचन होता तो विब्रियो कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया हाईली क्वालिटेड होते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग जैसे दिखते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं स्पाइरुलम, क्या कहते हैं, स्पाइरुलम कहते हैं, स्पाइरुलम कहते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया को शेप के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, याद आया। तो फिर लेकिन हम तो
तुम्हें बताएं, अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की बॉडी होती कैसी है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे भाई। स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे, मत बोलना बैक्टीरिया सिंगल सेल के बने होते हैं। और तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अगर तुम्हें पढ़नी है तो बेहतर है कि तुम एक सेल के बारे में पढ़ लो। और तुम्हें जब हम साइटोलॉजी पढ़ाते हैं, सेल के बारे में पढ़ाते हैं, तो एक सेल को पढ़ाने के लिए, स्पेशली प्लांट सेल को पढ़ाने के लिए हम उसके 3 पार्ट किया करते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट करते हैं, सेल कवरिंग्स और सेबलिंग कवरिंग अभी हम बताएंगे। दूसरी बात क्या पढ़ते थे, वैक्यूल। और तीसरा पार्ट हम पढ़ते थे प्रोटोप्लाज्म। और हम पढ़ाते समय प्रोटोप्लाज्म को भी 2 भागों में पढ़ते थे। एक तरफ पढ़ाते थे न्यूक्लियस और दूसरी तरफ पढ़ाते थे साइटोप्लाज्म। अभी बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले कवरिंग को चलो निपटाते हैं। ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया में ये हमने कवरिंग बताई। कोई भी सेल हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया क्यों ना हो, जो ये जो अंदर लिक्विड भरा है यही है साइटोप्लाज्म। हालांकि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में थोड़ा अंतर होता है, अभी बताएंगे। और इसके जो ऊपर की कवरिंग होती है ये होती है सेल की कवरिंग, चाहे सेल की कवरिंग कह दो अर्थात सेल मेम्ब्रेन कह दो, कभी कभी प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। और इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, साइटोलॉजी में ही करेंगे कि ये भी सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल के अनुसार ही होती है। और यूकैरियोटिक अदर ऑर्गेनिज्म की तरह इसकी भी प्लाज्मा लीमा जो होती है सेलेक्टिवली परमेबल भी होती है। भाई थोड़ा ध्यान रखना, पुरानी एनसीईआरटी में सेमी परमेबल लिखा था, नई एनसीईआरटी में सुधार दिया गया और अदर लिविंग बींग्स की तरह बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अब सेलेक्टिवली परमेबल कर दिया गया। तो हम कवरिंग के नाम पर तुम्हें एक तो हमने बताई अभी सेल मेम्ब्रेन जो सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल के अनुसार ही होती है। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि जैसे प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, यहाँ बैक्टीरिया में भी एक और कवरिंग होती है। और ये जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल जो होती है किसी शुगर के पॉलीमराइजेशन से बनती है। और इन शुगर का नाम होता है नाग। पूरा नाम कोई बताएगा, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। एक ऐसी अमीनो शुगर होती है जिसका नाम है नाम अर्थात एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। अब हम बताएं ये दोनों पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन भी कहते हैं, ग्लाइकन। तभी कभी कभी अच्छा अभी तो इस तरह से तमाम हमने ऐसे पूरे में ऐसे चैन बनाई, पॉलीमर बना दिए। और हम तुम्हें बताएं ये शुगर की बनी होती है, नाग और नाम की शुगर की बनी होती है। और फिर इन ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स बनाई हैं ये आपस में पेप्टाइड लिंक के द्वारा जुड़ी होती है। तो चूंकि ये पॉलीमर है, पॉलीमर को ग्लाइकन कहते हैं। और तो इसलिए तुम कह सकते, और ये पेप्टाइड लिंकेज भी बीच बीच बनाए हैं। तो इस तरह से जो सेल वॉल होती है, इसलिए कुछ लोग तो कहते थे नाग और नाम की बनी होती है, कुछ लोग वैज्ञानिक कहते हैं म्यूरामिक एसिड की बनी होती है, कुछ कहते थे पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अब ऐसे हम पूरे में नहीं बनाएंगे, अभी हम ऐसे थोड़े में बना के हमने तुम्हें सेल वॉल दिखा दी। तो सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया के ऊपर। ये अलग बात है कि कुछ और बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे, ये जो कुछ अभी इस समय बता रहे हैं तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, ये सब साइटोलॉजी में मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया में इस सेल वॉल के ऊपर तो दूसरा लेयर कौन हो गई, सेल वॉल, सेल वॉल हो गई। कभी कभी इसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट की लेयर पाई जाती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर जो होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होती है, अगर ये छूने पे टफ लगे तो इसको कैप्सूल कहा जाता है। और लिबलिबी लगे तो इसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लाइम लेयर। तो इस तरह से बैक्टीरिया में सबसे पहले कवरिंग बताई। कवरिंग में हमने तुम्हें 2 तो कंपल्सरी लेयर बताई, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। सेल वॉल इनकी नाग और नाम की बनी होती है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, म्यूरामिक एसिड बनी की होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स अर्थात कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है। उस कार्बोहाइड्रेट लेयर को छूने पर लिबली भी लगे तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और अगर वो सूखे टफ हो जाए तो उसको कैप्सूल कहते हैं। अच्छा, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी शर्ट का उद्देश्य क्या है, हमारी बनियान का उद्देश्य क्या होता है। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं इनका मेन उद्देश्य होता है धूल मिट्टी बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करना। अर्थात ये तीनों कवरिंग अलग अलग जरूर है, लेकिन तीनों मिलकर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देने का काम करती है फॉरेन पार्टिकल से ना। और हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे हमारे ऊपर तुम गोंद छुपड़ दो, जहां बैठेंगे वहां चिपक जाएंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स का अगर हम इंडिविजुअल फंक्शन पूछे तो वो एडेशन में भी मदद करती है, बैक्टीरिया को किसी आधार से चिपकाने में भी मदद करती है। साथ ही साथ इन कवरिंग के नाम पर एक और बात बताएं, इन कवरिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी मेन मॉडिफिकेशन होती है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में हम तुम्हें बताएंगे यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं फ्लैजेलम। क्या कहते हैं, फ्लैजेला पाया जाता है। एक वचन फ्लैजेलम, बहुवचन फ्लैजेला होता है। अब ये अलग बात है, अब नहीं पढ़ाया जाता है कि किसी बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला होता था, एक भी नहीं होता तो ए ट्राइकस कहते थे, एक ही होता था मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और सेफेलोट्राइकस, इस तरह सुने हो। तो इस तरह से एक फ्लैजेलम भी होता है। और फ्लैजेलम जिसमें होता है, जैसे हमारे स्पर्म में ही क्यों ना हो, तो वो पूंछ से स्विमिंग करेगा। अर्थात जिनमें फ्लैजेलम होता है वो बैक्टीरिया हमेशा मोटाइल बैक्टीरिया कहलाते हैं, वो पानी में स्विमिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कुछ बैक्टीरिया के ऊपर जैसे ऐसे हेरी आउटग्रोथ पाई जाती हैं और इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको सिलिया कहते हैं। और हम तुम्हें बताएं कि ये जो सिलिया होते हैं फिम्बरी कहते हैं। और जो फिम्बरी होते हैं बिल्कुल ऐसे देखो, तुमने कटहल दिखाओ या तुमने जैंथियम देखी हो, कुथिया गांव कहते हैं। अगर 2 कटहल के पास मिलाओ तो वो आपस में उनके कांटे फंस सकते हैं, चिपक सकते हैं। अर्थात ये जो फिम्बरी होते हैं ये भी
अटैचमेंट में मदद करते हैं, ये दो बैक्टीरिया को आपस में अटैच कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किसी आधार पर चिपका सकते हैं ना। तो फिर साथ साथ कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकल आती है, और जो ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है इनको पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलाई। और हम तुम्हें किसी दिन पढ़ाएंगे कि जैसे बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। अलग बात है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होता है, लेकिन जब जैसा भी होता है प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब हम बताएंगे दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटग्रोथ निकल आती है, जिसको हम लोग पिलाई कहते हैं। और ये पिलाई जब दोनों के एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है तो बीच की दीवार गल जाती है, आर पार एक ट्यूब बन जाती है जिसका नाम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इसी से होते हुए एक न्यूक्लियस जाके दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, सिंक हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि पिलाई जो होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कॉन्जुगेशन में मदद करती है। तो इस तरह से तीन तीन प्रकार के मॉडिफिकेशन बताएं, हालांकि हम तुम्हें बताएंगे अभी। तो सेल वॉल बता दी। अब बात आई वैक्यूल्स की। जब हम लोग हायर प्लांट में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि एक टब पानी भरा, उसमें पानी से भरा गुब्बारा डाल दे, और इस गुब्बारे का नाम कहते थे वैक्यूल, और इस गुब्बारे की जो झिल्ली होती थी उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन बड़ी गजब की बात है, बैक्टीरिया के लिए एक शब्द कहा जाता है कि बैक्टीरिया आर द मेंबर विद सिंगल एनवेलप सिस्टम। बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म विद सिंगल एनवेलप सिस्टम, अर्थात बैक्टीरिया में इस एनवेलप के अलावा कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो बेशक टोनोप्लास्ट भी नहीं होती होगी, इसलिए हम तुम्हें बताएं कि बैक्टीरिया में ट्रू वैक्यूल नहीं पाई जाती है। ऐसा करना कि तुम आज लेई पकाना, एक पानी में मैदा घोल लेना और स्टोव पे रख देना, जब उसमें बुदबुदाहट होने लगे उसमें अचानक स्टोव बंद कर देना, तो एक आध गैस बबल बीच में फंसा रह जाएगा, अर्थात लेई के बीच में रिक्त स्थान पैदा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होता है, कहीं कहीं पर साइटोप्लाज्म दूर दूर हट जाता है तो रिक्त स्थान तो पाया जाता है, अर्थात ये वैक्यूल तो होती है लेकिन इसके पार्ट्स टोनोप्लास्ट नहीं होती है, मतलब बायोमेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको ट्रू वैक्यूल नहीं कहते। क्या कहते हैं? स्यूडो वैक्यूल कहते हैं, स्यूडो वैक्यूल। और चूंकि जब प्लांट की पढ़ते हैं तो उन वैक्यूल्स में पानी भरा होता है, उसको सेल सैक कहा जाता है, लेकिन यहां तो गैस भरी होती है, इसलिए ये गैस वैक्यूल भी कहलाती है। नेचर वाइज स्यूडो वैक्यूल है, लेकिन कंटेंट के आधार पर ये गैस वैक्यूल है, न कि फूड वैक्यूल, न कि सैप वैक्यूल, बल्कि गैस वैक्यूल होती है। और इसलिए सवाल पूछा जाता है कि गैस वैक्यूल किन बैक्टीरिया में पाई जाती है? सभी बैक्टीरिया में पाई जाती है? नहीं, गैस वैक्यूल उन्हीं बैक्टीरिया में पाई जाती है जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया का नेचर होता है गैस वैक्यूल दर्शाना। अब बात आई प्रोटोप्लाज्म। हालांकि प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जब तुम्हें यूकैरियोटिक सेल पढ़ाते हैं तो हम न्यूक्लियस बताते हैं, और न्यूक्लियस में सबसे पहले तो ऐसे हम डबल मेम्ब्रेन का एक कवरिंग बताते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कभी कभी इसको कैरियोथिका कहते हैं। अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग कहते हैं कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियर फ्लूइड, और साथ ही साथ इसमें डीएनए का बना जाल होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते थे, और फिर इसे कांच का कंचा जैसा होता है आरएनए और प्रोटीन का बना, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो माना जाता है कि जिन ऑर्गेनिज्म में ये न्यूक्लियस के चार पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन नेटवर्क, ऐसे न्यूक्लियस को वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है। लेकिन समस्या वही है कि बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म विद सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, तो इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो सकती है, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम कह सकते हैं आउटर और इनर फ्लूइड में डिफरेंस भी नहीं कर सकते, और साथ साथ इनमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हाँ, ये अलग बात है कि जैसे पानी में एक पिघले हुए घी की बूंद डाल दे, तो पानी और घी के बीच कोई दीवार नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, फिर भी देख कर अंदाजा लग जाता है कहां पे घी है कहां पे पानी है। तो वैसे बैक्टीरिया में माना जाता है कि थोड़ा आइडिया तो लग जाता है कि ये वाला पोर्शन शायद न्यूक्लियस को दर्शाता है, बाकी पोर्शन साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच यहां मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता है, समझते हो ना। तो इस प्रकार, और इसी में डीएनए का अपना गुत्तम गुत्ता जाल पाया जाता है। हालांकि बात है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, वैसे बैक्टीरिया का डीएनए मत बको, ज्यादातर डीएनए तो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। बस बैक्टीरिया के केस में ये देखा गया कि डीएनए के दोनों सिरों आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए वो डीएनए देखने में छल्ला जैसा हो जाता है, सर्कुलर। तो बैक्टीरिया के कहा जाता है चूंकि इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं है, जैसे हम अपने कपड़े उतार दे तो नग्न कहलाएंगे, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो नेकेड कहलाता है, सिंगल मॉलिक्यूल कहलाता है, होता तो डबल स्ट्रैंडेड है, और सर्कुलर तो सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है। और चूंकि इसका डीएनए बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी चुंबक के ऊपर लोहे का तार चिपक जाए, अर्थात इसका जो डीएनए होता है ये भी किसी प्रोटीन के ऊपर चिपका होता है, मतलब बोलना डीएनए न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, और एसिड जितने भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और नेगेटिव हमेशा प्लस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बैक्टीरिया में भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, मतलब बेसिक प्रोटीन होती है, अलग बात है कि वो हिस्टोन नहीं है, कोई दूसरी है, और उनके ऊपर इसका डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे लिपटा रहता है। तो इस प्रकार के न्यूक्लियस में को हम लोग प्रारंभिक न्यूक्लियस कहते हैं, चाहे इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह दो, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह दो, न्यूक्लियोइड कह दो, गोनोफोर कह दो, बात एक ही होती है ना। तो इस तरह से बैक्टीरिया में, और ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा जाता था, तो प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियस माने न्यूक्लियस, इसलिए ऐसी सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते थे। बात तो बताएं कि बैक्टीरिया में इस न्यूक्लियस के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल भी देखा जाता है, और वो भी सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ही होता है, और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, और इस मॉलिक्यूल को हम लोग दो नाम से पुकार सकते हैं। कभी कभी तो इसको कहते हैं एपिसोम, क्या कहते हैं?
एपिसोम कहते हैं, और कभी कभी कहते हैं इसको प्लाज्मिड। हालांकि प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, क्योंकि तुम प्लाज्मिड का नाम तो तुमने खूब बायोटेक्नोलॉजी में सुना होगा। हाँ, क्या अंतर होता है? एपी माने ऊपर, सोमा माने बॉडी। जब अगर ये वाला मॉलिक्यूल जब ये डुप्लीकेट होना चाहता है तो मेन न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर चिपक के तभी डुप्लीकेट कर पाए, अर्थात डुप्लीकेशन के लिए इस पर डिपेंडेंट हो, तो इसको एपिसोम कहा जाता है। और ये अपना अलग डुप्लीकेट कर ले, 1 से 2 बन जाए, ये अपना अलग इंडिपेंडेंट डुप्लीकेट करता है, तो इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। और प्लाज्मिड मत भूलना, ये भी डीएनए है, और डीएनए के ऊपर जीन होते हैं, तो इस प्लाज्मिड के ऊपर भी तमाम प्रकार के जीन खोजे जा चुके हैं। जैसे तुम्हें बताएं आर फैक्टर नाम का जीन खोजा गया, और तुम्हें बताएं आर फैक्टर मतलब होता है रेजिस्टेंस फैक्टर। माना जाता है जिन बैक्टीरिया में आर फैक्टर पाया जाता है उनमें एंटीबायोटिक्स के प्रति लड़ने की शक्ति आ जाती है, उनमें रेजिस्टेंस पावर हो जाती है, आ जाती है। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं बड़े इस्तेमाल है प्लाज्मिड के। साथ ही साथ इस एफ फैक्टर खोजा गया, एफ माने फर्टिलिटी फैक्टर। माना जाता है जिन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर एफ फैक्टर नाम का जीन होता है उन्हीं में जो है फर्टिलिटी अर्थात पिलाई बनेंगे, और पिलाई बनेंगे तो वो कॉन्जुगेशन द्वारा से रिप्रोडक्शन करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ कोल फैक्टर भी पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का आर फैक्टर ही होता है। मान लो किसी एनवायरनमेंट में 2 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं, और हो सकता है इसने कोई वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज किए जिसका हार्मफुल इफेक्ट इस बैक्टीरिया पर हो जाए, तो जिनके अंदर कोल फैक्टर होता है वो दूसरे बैक्टीरिया द्वारा रिलीज हार्मफुल फैक्टर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले जाते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा हम तुम्हें प्लाज्मिड के तमाम सारे एप्लीकेशन पढ़ाएंगे इन बायोटेक्नोलॉजी में कि कैसे ये हम डिजायर्ड डीएनए को किसी होस्ट के अंदर पहुंचाता है, अर्थात एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो बात आई न्यूक्लियस की। अब साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म होता है तो हम तुमसे पढ़ा चुके थे कि जैसे ऐसे सोचो मम्मी कढ़ाई में खूब सारा तेल डाल के पकौड़ी बना रही हो, और तुम एक छन्नी से क्या करो, छन्नी निकाल के पकौड़ी ऊपर निकाल लो, कढ़ाई में क्या बचेगा? तेल तेल तेल। तो जो तेल पड़ता है वो पिघली हुई कांच जैसा दिखाई देगा, और जो पिघली हुई कांच जैसा दिखाई देता है उसके लिए हाइलस शब्द बोला जाता है। तो जो कढ़ाई में रह गया उसको तो तुम सिंपली हाइलोप्लाज्म कह सकते हो। और जो पकौड़ी जो छन्नी के ऊपर आ गई वो पकौड़ी है, उनकी कोई टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर होती, कोई बतख जैसी, कोई चिड़िया जैसी, तो हम तुम्हें कहें जो ऊपर आ गया छन्ने के ऊपर उसको कह सकते हो फॉर्म्ड एलिमेंट, संरचनात्मक तत्व कह सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि जिन पकौड़ियों में, जिन फॉर्म्ड एलिमेंट में अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हो, जैसे तुम भी जानते हो क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें डार्क रिएक्शन चलती होगी, माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें क्रेब्स साइकिल चलती होगी। तो ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं उन्हीं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल, और जो कंकड़ पत्थर की तरह निष्क्रिय रखे हो उनको कहते हैं सेल इंक्लूजन। क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजन कहते हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे कि सेल ऑर्गेनेल में तो ऐसे हम जब प्लांट सेल पढ़ते हैं तो हम तमाम पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोम, बैक्टीरिया तमाम पढ़ते हैं। लेकिन बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म विद सिंगल इनवेसिव सिस्टम, इसलिए हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता जिसके चारों तरफ झिल्ली हो, मेम्ब्रेन हो ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिना मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल हो सकता है। हाँ, विदाउट नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल किसको कहते थे? राइबोसोम को। हम तुमसे कहते हैं अगर तुम्हें राइबोसोम का समझना है तो चूंकि उसको कहते ही है आरएनपी, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। राइबो प्रोटीन अर्थात ये राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का बना पार्टिकल है। इसको अगर तुम समझना है तो ऐसा करो, मैगी का नूडल ले लो। मैगी का नूडल मतलब आरएनए, और गुड़ की चाशनी अर्थात प्रोटीन, और गुड़ की चाशनी में मैगी के नूडल को लपेट के लड्डू बना दो तो बन गया आरएनपी। तो इस तरह से होता है राइबोसोम। अब हम तुम्हें बताएं, लड्डू चाहे बूंदी को, चाहे हमने देखा बेसन को, हम लोग जब खाते तो पहले छिलका छिलते, नहीं छिलका नहीं छिलते, अर्थात राइबोसोम के ऊपर भी छिलका नहीं पाया जाता है, तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। तो चूंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है तो बताओ ये बैक्टीरिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बैक्टीरिया में हो सकता है। ये अलग बात है कि जो राइबोसोम पढ़ाए जाते हैं ये कभी बताएंगे कि 70 टाइप का होता है, इसका मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है, बाद बताएंगे। और ये भी 2 टुकड़ों में पाया जाता है, एक छोटी वाली जो यूनिट होती है उसको 30 स्वेडबर्ग कहते हैं, और जो बड़ी वाली स्वेडबर्ग होती है उसको 50 स्वेडबर्ग यूनिट वाली कहा करते हैं। हाँ, अलग बात है कि बैक्टीरिया के राइबोसोम से ज्यादातर इनर सरफेस पर चिपके होते हैं, कहां चिपके होते हैं? मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर चिपके होते हैं। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेल के नाम पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, सिर्फ राइबोसोम्स होता है, वो भी 70 टाइप का होता है, और उसके 2 सब यूनिट बताइए। हाँ, ये अलग बात है कि हम तुम्हें बताएं, जब सोच के देखो कि जब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर ये एरोबिक रिस्पायरेशन कैसे करते होंगे? क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की उसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उंगली धसा दी हो, और उंगली धसाने से इन्वेजिनेशन बन गया हो। हाँ, इन्वेजिनेशन अगर ये दिखने में सोप बबुल जैसा है, बिसाइकिल जैसा है, तो इसको ये जो इन्वेजिनेशन बन गए इन स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं? मीजोसोम। और ये बिल्कुल हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होती है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम को सरफेस एरिया देने का काम करती है। सकल सूरत के आधार पर ये वेसिकुलर हो सकती हैं, या ऐसा लगता है इन्वेजिनेशन ऊपर की तरफ फ्लैट हो गया तो इनको लैमेलर मीजोसोम कहेंगे, और कभी कभी ऐसी ट्यूब जैसी दिखती रहती हैं तो इनको ट्यूबलर भी कहा जा सकता है। परेशान मत होना, ये सारी चीजें जो होती हैं यहाँ पे नहीं दी हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, मोना में, ये सब तुम्हें किंगडम प्लांट साइटोलॉजी में जहां प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई वहां सारे शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें मीजोसोम बताई। कुछ अभी हम थोड़ी देर बाद बैक्टीरिया दिखाएंगे जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर
कर लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि उनके अंदर लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाले पिगमेंट होते हैं। तुमने बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम सुना, बैक्टीरियोब्रिडिन का नाम सुना। तो चूंकि जो पिगमेंट होते थे वो किसी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते थे, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हो ही नहीं सकता है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कभी कभी ऐसे इन्वेजिनेशन बन जाते हैं और इन्हीं में भरे होते हैं। हाँ, इनको क्लोरोप्लास्ट तो नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटोफोर। मतलब फोरा माने होता धारण करना, जैसे पोरीफेरा, पोर्स बियरिंग एनिमल, छिद्र को धारण करने वाले जानवर। और क्रोमा माने कलर होता है, तो क्रोम पिगमेंट को धारण करने वाले इन थैला को कहते हैं क्रोमेटोफोर। ये पाए जाते हैं किसमें? जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते होंगे। इस तरह से हमने तो बताइए। तो अब बात आई सेल इंक्लूजन क्या है। सेल इंक्लूजन कंकड़ पत्थर की तरह होते हैं, अर्थात निष्क्रिय पड़े होते हैं। और बैक्टीरिया में भी ऐसे हो सकते हैं। माना जाता है बैक्टीरिया में ये जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, अर्थात सेल इंक्लूजन्स होते हैं, ये किसी स्टोर्ड फूड के होते हैं। हो सकता है ये साइनोफाइसिन स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हो सकते हो सकता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बताई कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और बैक्टीरिया के पढ़ाते समय हमने 3 पार्ट किए थे। नंबर 1 कवरिंग्स के नाम पर 2 कवरिंग सभी में होती है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन और बाहर की तरफ हमने क्या बताया? सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी थी? नाग और नाम की, या कह दो म्यूराविक एसिड की, या कह दो पेप्टाइडोग्लाइकन की। बात समझे ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, वो सिंगर एंड निकोलसन मॉडल को भी लगभग लागू करती है, और साथ ही साथ उसमें सिलेक्टिवली परमेबल नेचर भी दर्शाती है। और साथ ही साथ हमने तुम्हें यहाँ फ्लैजेलम के बारे में बात बताई, और साथ में पिलाई और फिम्ब्री के बारे में बात बताई। और फिर अटैचमेंट में कौन मदद करता था? फिम्ब्री। अच्छा, इसके बाद हमने तुम्हें एक बात बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा स्टेनिंग इन बैक्टीरिया ना। बैक्टीरिया को तो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं स्टेनिंग इन बैक्टीरिया, क्योंकि एक बात जानते होंगे कि ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो बिल्कुल पानी की बोतल की तरह पारदर्शी होती है, तो माइक्रोस्कोप से उनको देखना संभव नहीं होता है। इसलिए पहले उनको कलर करना पड़ता, रंगीन बनाना पड़ता है। तो बैक्टीरिया को कलर करने की जो टेक्निक थी वो डेवलप की थी किसने? गिवन बाई डच डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और नाम था उनका क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम ने, उनका डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ने ये टेक्निक डेवलप की थी। और इसी स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर बैक्टीरिया जो होते थे वो डिवाइड किए गए थे 2 कैटेगरी में। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और नंबर 2 थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलो हम तुम्हें दिखाते कि ऐसे डच साइंटिस्ट जो क्रिश्चियन ग्राम थे, इन्होंने बैक्टीरिया को कैसे कलर किया था। एक बात बताएं, जैसे मान लो कि ये एक कांच की स्लाइड जो कि तुमने बायोलॉजी की लैब में देखी होगी, और इस पर इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया रखे। तो शुरू में जितने बैक्टीरिया रखे थे वो सब पानी की बोतल जैसे, अर्थात कलरलेस थे। कलरलेस सारे बैक्टीरिया इन्होंने रखे थे। अब क्या किया इन्होंने? इन बैक्टीरिया के ऊपर एक रंग डाला, डाई डाली। बायोलॉजी की लैब में, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में ऐसे तमाम सारी शीशियां रखी रहती हैं, उन्हीं में रखे रहते हैं डाई। और इन्होंने क्या किया? एक डाई ली, और इस डाई का नाम था क्रिस्टल वायलेट। क्या नाम था? क्रिस्टल वायलेट। ऐसा लगता है कि इस डाई को इन्होंने ऐसे ड्रॉपर में भर लिया होगा, और भरने के बाद इसके ऊपर टपका दिया। तो जब इन्होंने ड्रॉपर से डाई डाली थी तो सारे बैक्टीरिया हो गए रंगीन। कैसे हो गए? रंगीन हो गए, कलर्ड हो गए। अब चूंकि ये मत पूछना कि किस कलर हो गए, ये तो वही बात हो गई कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है। अरे जब वायलेट कलर की डाई डाली थी तो बेशक बैक्टीरिया सारे वायलेट कलर के ही हो गए थे ना, उसका नाम ही है, डाई का नाम क्रिस्टल वायलेट। अब क्या किया इन्होंने? कलर को फिक्स करने के लिए थोड़ा कुछ और भी डाला था इसके ऊपर, इस डाई के ऊपर कुछ और डाला था, और वो ज़्यादा जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए जानना। उसमें डाला था पोटेशियम आयोडाइड, जिससे कलर फिक्स हो जाए। कोई बात नहीं। इसके बाद तुम जानते हो कि अगर हमारी शर्ट पे, हम लोगों के कपड़ों पे मान लो कभी कोई इंक टपक जाती है, कोई लोग कहते हैं गांव के पेट्रोल से साफ करो, पेट्रोल से, स्पिरिट से साफ करो, स्पिरिट से। पता तुम्हें अल्कोहल, पेट्रोल, स्पिरिट ये सब एक ही लगभग खानदान के हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन बैक्टीरिया के रंग को छुड़ाने के लिए अब इनके ऊपर क्या डाला? इनके ऊपर डाला अब ये एथेनॉल। हालांकि हर बार पानी से धुलते भी थे, जैसे जब इन्होंने क्रिस्टल वायलेट डाल दी तो फालतू के रंग को हटाने के लिए पानी से धुला, फिर इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड डाला, फालतू के पोटेशियम आयोडाइड के हटाने के लिए थोड़ा सा पानी से धुलिया। अब की बार इन्होंने इसके ऊपर एथेनॉल डाला, 95% C2H5OH अर्थात एथेनॉल डाला। और तुम जानते हो ये स्पिरिट खानदान का है, तो जैसे कपड़ों की इंक छूट जाती है वैसे ही कुछ बैक्टीरिया के शरीर से ये रंग छूट गया था, अर्थात
कुछ बैक्टीरिया जो थे वो रंगहीन हो गए थे, कलरलेस हो गए थे, कुछ रंगीन बने रहे थे। तो हम तुम्हें बताएं, जो रंगीन बने रहे थे इन्हीं को कहा ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, और जो रंगहीन हो गए थे, कलरलेस हो गए थे, इनको कहा जाता है ग्राम निगेटिव। बात समझे ना? इस तरह से इन्होंने कलर करके देखा था। लेकिन कभी कभी एक बार सवाल पूछा जाता है कि जो रंगहीन हो गए, अब अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बैक्टीरिया का जो रेज है माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया को स्लाइड को क्रॉस करते हुए जमीन पर चली जाएगी, तो हमें बैक्टीरिया के अंदर का नहीं दिखाई देगा, बल्कि जमीन पर पड़ा कूड़ा दिखाई देगा। तो फिर आखिरकार इनको स्टडी कैसे किया जाए? तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनको भी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं माइक्रोस्कोप से, क्या करना चाहिए? तो तुम जानते हो बॉटनी की जो स्लाइड, बॉटनी में जब हम लोग स्लाइड बनाते थे तो किससे कलर करते थे? सैफ्रानिन से। तो इनको सैफ्रानिन से कलर करके फर्दर कलर बनाया जा सकता है, तब ये रेड कलर के दिखने लगते हैं। बात तब इनका भी स्टडी किया जा सकता है। तो इस तरह से स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में बांटा था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बात समझो ना? ये हम बता रहे थे। अब एक बात तुम्हें थोड़ी सी बताएं कि सोच के देखो कि आखिरकार ये पॉजिटिव नेचर आया ही क्यों है, आखिरकार ये नेगेटिव नेचर क्यों आया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ाई थी, बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ाई थी जो नाग और नाम अर्थात पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती थी, और उसमें ऐसे तमाम सारी हमने हॉरिजॉन्टल चेन बनाई थी, है ना, पॉलीसैकेराइड्स की। और पूरे में नहीं बनाएंगे, चलो अच्छा पूरे बना दे। और फिर हमने तुमसे बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल चेन ऐसे बनाई थी, ये आपस में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी भी तो थी, ऐसे पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी थी। तो सारे बैक्टीरिया में तभी कहा था कि सेल वॉल किसकी बनी होती थी भाई? नाग नाम की, या कह दो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती थी। और फिर लेकिन हम एक बात बताएं, जैसे जो ये पेप्टाइडोलिंकन की क्रॉस लिंकिंग होती है, ये दो प्रकार की होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें बड़ी घनी घनी ये क्रॉस लिंकिंग होती है, और कुछ में ये क्रॉस लिंकिंग दूर दूर होती है। ऐसे समझो कि ये जो सेल वॉल है ये इस डस्टर की तरह है, जिसमें धागा तो है, कुछ बेड़े बेड़े भी धागा हैं ऐसे, और कुछ जो है बेड़े बेड़े भी धागा होंगे, कुछ वर्टिकल भी होंगे और हॉरिजॉन्टल भी होंगे, और यहाँ पर भी धागा है। इसको तुम हमारी शर्ट समझ लो, और दोनों पे सोचो इंक टपक जाए, और फिर हम उसको स्पिरिट से मतलब एल्कोहल से धुले, तो किसमें से जल्दी रंग छूट जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, जो मेसवर्क है काफी डेंस है सेल वॉल का मेसवर्क, नतीजा यहाँ अगर डाई टपक भी जाएगी तो छेद में फंसी रह जाएगी, और यहाँ अगर डाई चप गई तो चूंकि यहाँ मेसवर्क है लूज, जब एल्कोहल की धारा पड़ेगी तो यहाँ से रंग आसानी से निकल कर आर पार चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव होना ये सेल वॉल के मेसवर्क के नेचर पर डिपेंड करता है। जिनका मेसवर्क लूज होता है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, और जिनका डेंस होता है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। बात होते ना? बस इस तरह से खत्म हो गई। अगली हेडिंग बताने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। क्या बनाने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया में पढ़ाएं, इससे पहले हम एक जनरल पढ़ा दें कि न्यूट्रिशन अर्थात हम अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं, सारे जीव अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं? ऑटो शब्द होता है सेल्फ, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो उनको तो सेल्फ नर्सिंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, दूसरों पर निर्भर करते हैं, मतलब जो भोजन की दृष्टि से गड़बड़ है, वो कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। खैर, अब हम तुम्हें बताएंगे अभी कि जो भोजन है बेसिकली सोच के देखो है क्या। एक तुमने सुना होगा कि एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका एक से दूसरे में रूप बदला जा सकता है ना। तो और तुम ये भी जानते हो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इस अर्थ नाम के प्लेनेट पर कौन होता है? सन होता है। तो होता क्या है कि जो ग्रीन प्लांट है बेसिकली भोजन कुछ नहीं है, एनर्जी स्टोर करने का साधन होता है। ऐसा तुमने सुना होगा कि 6CO2 + 12 H2O, और एक्चुअली भोजन बनाते हैं तो ऐसा लगता है हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके बनता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2 ना। तो हम तुम्हें बताएं तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी आखिरकार आती कहां से है? तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने ये एनर्जी सूर्य भगवान से ली है, अर्थात लाइट एनर्जी की मदद से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाया है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है ना। और अगर हमने तुमसे बताया भाई बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, जैसे कोचिंग पढ़ने के लिए मान लो पैसा चाहिए, तो पैसा चाहे तुम पापा से लाओ या कहीं और से लाओ, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि किसी दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना लेते हैं और अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जब हम तुम्हें खूब डिटेल में बताएंगे तब तुम्हें बताएंगे कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद इनके बारे में ज्यादा डिटेल बताएंगे कि कौन किस में आता है। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, किसी ने सुना? क्लोरोबियम। तुमने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुना?
क्रोमेटियम। क्या तुमने ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको कहते थे साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना? ये सब कलर्ड हैं, तो ये इनमें लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का जुगाड़ होता है, पिगमेंट होता है, ये फोटो ऑटोट्रोफिक दर्शाते हैं। और कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया का बेस्ट एग्जांपल होता है वो बैक्टीरिया जिनके नाम में केमिस्ट्री लगी हो, जैसे नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, मिथाइल बैक्टीरिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये सब इन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से रिलीज एनर्जी से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएं, जो भोजन अपना खुद नहीं बना पाते हैं, हम लोग डाइजेशन वाले चैप्टर में, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में उनको फिर इतने भागों में बांटते थे। सबसे पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, फिर कहते थे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फिर पढ़ते थे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। याद आया? और होलोजोइक न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं जंतु सम पोषण। जंतु सम मतलब जंतुओं के समान। तो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, न कि एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो ये वाला न्यूट्रिशन तो बैक्टीरिया पे लागू ही नहीं होता है। और तुम ध्यान करो, जब हम तुम्हें डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो हम तुमसे कहते थे कि मान लो जैसे पानी में ब्रेड भिगो के छोड़ दो, या कई बार कुत्ता बिल्ली भैंस मर जाती है, उनके शरीर के ऊपर रुई जैसी उगने लगती है, फफूंदी लग जाती है ना, तो जो फफूंदी लग जाती है, और ये फंगस क्या करती थी, इसके हाथ तो है नहीं, इसके माउथ तो है नहीं, तो ये जो फंगस होती है ये अपने बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम निकालती है, और यही आउटसाइड द बॉडी भोजन का डाइजेशन करती है, और फिर पचे पचा न्यूट्रिएंट को बॉडी वाले से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करता है, ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव को सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अर्थात डेड एंड डिकेइंग एनिमल या प्लांट बॉडी से नरिशमेंट लेने वाले को सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और पैरासाइट परजीवी कहते हैं, परजीवी दूसरों पर जीवन यापन करने वाले को। पता है, तो हम जब पढ़ते थे तो हमें फीमेल मॉस्किटो एक्टोपैरासाइट पढ़ाई जाती थी, लेकिन आजकल पैरासाइट उसको नहीं मानते। एनसीईआरटी कहती है जैसे हम जरूरत पड़ने पर आम, अमरूद, गेहूं के पौधे के पास जाते हैं और भोजन लेके अपना चले आते हैं, तो वो हम पैरासाइट थोड़ी है। तो मच्छरनी भी जो होती है उसको जब भूख लगती है हमसे आके भोजन ले जाती है, खून पी के चली जाती है। इसलिए आजकल एनसीईआरटी मच्छरनी को पैरासाइट नहीं मानती है। वो पैरासाइट फिर कहते किसको? जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, होस्ट के ऊपर निवास भी करे और उसी से नरिशमेंट भी प्राप्त करे। जैसे हमारे बालों में लाइस रहते हैं तो ये रहते भी हैं और भोजन भी प्राप्त करते हैं, तो पैरासाइट इनको कहा जाता है। बैक्टीरिया कुछ भी ये वाला छोड़ के सारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दर्शा सकते हैं। बैक्टीरिया हम तो बताएंगे सड़ी गली चीजों से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। बैक्टीरिया हमारे ऊपर, पौधों के ऊपर पैरासाइट परजीवी भी हो सकते हैं और हमें बीमार भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम बताएंगे कुछ बैक्टीरिया तो सिम्बियोटिक मोड में दर्शाते हैं। सिम माने फ्यूजन, बायोस माने लाइफ, दो जीवों का ऐसा एसोसिएशन जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसे एसोसिएशन को हम लोग सिम्बियोसिस कहते थे ना। तो इस तरह से बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होती है ऐसी ही होती है। कैसी? हेटेरोट्रॉप्स होती है। बात समझे ना? तो हम यही कहना चाह रहे थे। अभी फिलहाल इतनी बात करेंगे। जैसे सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन अभी ज्यादा नहीं बता सकते। तुम जानते हो कि राइजोबियम का नाम सुना हो, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में रहता है। तो बैक्टीरिया को क्या फायदा है? रहने के लिए बंगला मिल गया, मतलब निवास स्थान मिल गया, और वो बदले में प्लांट को नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट बदल के देता रहता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो हम ये कहना चाहते थे कि न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया मात्र सिंगल सेल के बने हैं, मात्र ये सिंगल सेल का बना है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया तक अंदर नहीं है। तो कहा जाता है कि बाय द स्ट्रक्चर बैक्टीरिया बड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे हैं? स्ट्रक्चरली बड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से, अर्थात बिहेवियर की दृष्टि से बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दर्शाते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, सैप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं सिम्बियोंट हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चरली सिंपल ऑर्गेनिज्म है और बिहेवियर के आधार पर बड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दर्शाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेटाबॉलिकली या मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म दर्शाने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? बैक्टीरिया होते हैं। याद आया? तो बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर। इसके बाद हम तुम्हें छोटी सी बात बताएंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब ये अलग बात है, देखो भाई एनसीईआरटी तो दो ही मानती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मानती थी, लेकिन हमको जो रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता था तो हमको तो तीन प्रकार पढ़ाए जाते थे। नंबर एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, नंबर दो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर तीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहला फाइलम भाई किंगडम मोना ही तो था। तो वेजिटेटिव हमको मालूम क्या पढ़ाया जाता था कि जब कोई भाई सिंगल सेल है और जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यूनिसेलुलर कह दिया तो चाहे मोनोरेंस अर्थात बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटिस्टेंस अर्थात अमीबा हो, और माइटोसिस या फिर एमाइटोसिस द्वारा। हाँ, ये अलग बात है, आज हम प्रोकैरियोट्स पढ़ा रहे हैं तो यहां माइटोसिस ने कह के एमाइटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस एमाइटोसिस में क्या अंतर है, सेल डिवीजन वाले दिन बताएंगे। और दो मट गया तो ऐसा लगता है, क्योंकि यही अगर इसको हम थोड़ी देर के प्लांट मान ले, थोड़ी देर के लिए मान ले, तो ऐसा लगता है यही रूट स्टेम लीफ है, अर्थात यही उसकी मेन बॉडी है। तो जब एंजियोस्पर्म पढ़ाते थे कि जब रूट स्टेम लीफ से दूसरी संतान प्राप्त हो जाए, जब वेजिटेटिव पार्ट से संतान प्राप्त हो जाए, तो इसको क्या कहते थे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते थे। तो इस तरह से हम
हम तुम्हें बताएंगे कि बैक्टीरिया में एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कैसे? बाइनरी फिजन द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा ना। हाँ, ये भी बताया था कि अगर सेल इक्वल साइज के तब तो बाइनरी फिजन शब्द बोला जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा था और एक सेल जो होती है छोटी रह जाए और एक सेल मान लो बड़ी ऐसे बन जाए, ऐसे दो सेल बन नहीं, एक बड़ी बन जाए और एक छोटी बन जाए, तो तुमने ऐसा ईस्ट में भी देखा होगा। तो फिर यहां पर बडिंग शब्द भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? बडिंग, बडिंग बोल दिया जाता है। लेकिन हम बताएंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कॉमनेस्ट मेथड कौन सा होता है? बाइनरी फिजन ही होता है। फिर हम तो बताएंगे बैक्टीरिया कभी कभी स्पोर्स भी बनाते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जरूरत नहीं है। कभी तुमने क्या इंडोस्पोर का नाम सुना? छोड़ो, तो नहीं पढ़ा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम बताएं कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, इनमें हम लोगों की तरह ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन ये अलग बात है कि प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो जैसे हमने तुमसे बताया था कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है और एक दूसरा बैक्टीरिया है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, ऐसे तो देख के हम नहीं समझ पाते कौन मेल है कौन फीमेल है। फिर जब तो बैक्टीरिया एक दूसरे के सामने आते हैं, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेकआउट बनती है, जिसको हम लोग पिलाई कहते थे, और हमने कहा था जब ग्रो कर जाती है, दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के संपर्क में आ जाती थी, बीच की दीवार गल जाती थी, आर पार कंटिन्यूअस ट्यूब बन जाती थी। इसका नाम था कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या नाम था? कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब क्या होता है, तुम भी जानते हो कि मेल की बॉडी से सीमेन और साथ में स्पर्म निकलकर फीमेल की बॉडी में जाते हैं, अर्थात गैमीट हमेशा मेल से फीमेल हो जाते हैं। तो इनमें से किसी एक न्यूक्लियस का, एक बैक्टीरिया का न्यूक्लियस ट्रांसफर होकर कॉन्जुगेशन ट्यूब से और दूसरे में आ जाता है। जो जिसका ट्रांसफर हो जाता था उसको मेल बैक्टीरिया कह दो। मेल बैक्टीरिया ना कहना हो तो उसको पॉजिटिव स्ट्रेन कह दिया जाता था, और जो रिसीव करता था जेनेटिक मटेरियल को, तो इस तरह से माना जाता है यहां भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। मतलब इसलिए इसको प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, भले बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। याद आया? इतने तरह। तो हमें तुम एक बात बताओ कि बैक्टीरिया में कॉमनेस्ट मेथड कौन सा हुआ? बाइनरी फिजन। देखो ये एनसीईआरटी है, वो जरूरी नहीं बाइनरी फिजन से, कभी कभी लिख देती बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय फिजन, केवल फिजन भी शब्द बोल सकती है ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताया। और साथ ही साथ अब हम तुम्हें बैक्टीरिया को थोड़ा सा बताएंगे क्लासिफिकेशन। पुराने जमाने में देखो जब भी क्लासिफिकेशन करते थे, किंगडम आता था, पीसीओ में लग गया फंगस, अर्थात क्लासिफिकेशन, फिर फाइलम, बॉटनी में फाइलम को जाए डिवीजन बोलते हैं, ये अलग बात है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, बैक्टीरिया को कई सारे फाइलम में अर्थात डिवीजन में बांटा जाता था। लेकिन बाद में कुछ बुक्स और वैज्ञानिक ऐसा भी करने लगे कि बैक्टीरिया का जब क्लासिफिकेशन शुरू किया तो किंगडम मोनरा को पहले उन्होंने डायरेक्ट फाइलम में नहीं बांटा, दो सब किंगडम में बांट दिया। किस में बांट दिया? सब किंगडम में। कौन कौन सा? नंबर एक आर्की बैक्टीरिया, नंबर एक आर्की बैक्टीरिया, और नंबर दो यू बैक्टीरिया। ऐसे पहले दो सब किंगडम बनाए गए, ठीक है ना। और यू माने ट्रू होता है, तो चाहो इन्हीं को ट्रू बैक्टीरिया कह सकते हो, ट्रू बैक्टीरिया ना। और साथ ही साथ इन्हीं को मॉडर्न बैक्टीरिया भी कह सकते हो, मॉडर्न बैक्टीरिया। और एंशिएंट माने प्राचीन होता है। जब तुम्हें हम एवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो वो प्राचीन टाइम पीरियड जिसको आर्कियोजोइक एरा कहते थे, एक चिड़िया का नाम बताएंगे आर्कियोप्टेरिक्स, आर्की माने एंशिएंट होता है, तो इसमें जो बैक्टीरिया आते थे इनको प्राचीन बैक्टीरिया अर्थात एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। पहले हम इनकी बात बताएंगे। ये जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये कहा जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो जिनके चारों तरफ रिजिड सेल वॉल पाई जाए। क्या पाई जाए? रिजिड सेल वॉल। और अगर वो मोटाइल हैं तो पूंछ भी पाई जाएगी। तो विद और विदाउट सेल फ्लैजेलम होंगे। क्या? फ्लैजेलम भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर रिजिड सेल वॉल पाई जाएगी। और हम तुम्हें बताएं आजकल यू बैक्टीरिया में तमाम फाइलम आते हैं, तो इसी में हम चलो पढ़ा दिए माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। इसी में हम तुम्हें बताएं रिकेट्सिया आता है, इसी में जो है क्लेमाइडिया आता है, इसी में तुमने अब नहीं सुना होगा एक्टिनोमाइसीट्स आते हैं, इसी में स्पाइरोकीट आते हैं, और इसी में बैक्टीरिया आते हैं, और इसी में आते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या? साइनोबैक्टीरिया, सब इसी में आते हैं। ये अलग बात है कि हम तुम्हें एक्टिनोमाइसीट्स, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया इनके बारे में नहीं बताएंगे, ये तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम यहां पर जिक्र करेंगे मेनली माइकोप्लाज्मा की, बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया के। हाँ, ये अलग बात है कि यू बैक्टीरिया उनको कहा जाता है जिनके चारों तरफ रिजिड सेल वॉल होती है। हम तो भी थोड़ी देर पहले भी कह चुके थे कि ये जो थे इनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती थी, और लेकिन जिंदा होते थे, इसलिए हमको तो ये वायरस और बैक्टीरिया के बीच कनेक्टिंग लिंक पाए जाते थे। लेकिन एनसीईआरटी ने अब इनको बैक्टीरिया में ही इंक्लूड
इंक्लूड कर लिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक नेचर के है इसलिए। तो हम तुम्हें यहां पर इतनी मात्र जिक्र करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। थोड़ी देर अब इनको भी निपटा दें। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं भाई, सोचो पृथ्वी जब बनी थी, जब 5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी होती तो रेड हॉट गैसेस क्लाउड के रूप में थी। फिर जब ठंडाई नहीं भी होगी तब भी समुद्र के पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा और फिर उसके ऊपर जीवन इवॉल्व होना। इसका मतलब शुरू में जो जीव बने होंगे वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते होंगे। तो बताते हैं जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल इनसे थोड़ी डिफरेंट होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है उससे डिफरेंट होती है, इसलिए ये जो होते हैं हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में भी जिंदा रह लेते हैं। ऐसी विषम कंडीशन में जिंदा रहते हैं जहां शायद दूसरी लाइफ फॉर्म सर्वाइव न कर पाए, क्योंकि इनकी सेल वॉल का नेचर अलग होता है, डिफर होता है सेल वॉल का नेचर। क्या डिफर होता है भाई? तो दो मुख्य अंतर होते हैं। एक तो ये होता है अंतर कि इनकी सेल वॉल में नाग और नाम नहीं पाए जाते हैं, कुछ और पाया जाता है। और दूसरी बात, इस जो लिपिड वाला पार्ट होता है जो मेम्ब्रेन में, वो ब्रांच चेन लिपिड ज्यादा होते हैं जिससे वो थोड़ी रिजिड हो जाती है, फ्लूइडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी से एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और हम तुम्हें बताएंगे इनको भी 3 डिवीजन में बांटा गया। नंबर 1 हम तुम्हें बताएंगे हैलोफाइल्स। अब पता नहीं तुमने सुना कि नहीं सुना, जब पहले हम इकोलॉजी में पढ़ते थे तो हमें पौधे कई प्रकार पढ़ाए जाते थे, जैसे मीजोफाइट्स, जैसे हाइड्रोफाइट्स, जैसे जीरोफाइट्स। एक शब्द होता था हेलोफाइट्स, हिंदी में कहते हैं लवणोद्भिदी, लवण साल्ट को कहते हैं। तो बताते हैं ये वो आर्की बैक्टीरिया थे जो हाईली सैलाइन सॉइल में भी, साल्टी मीडियम में भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये वाले बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। तुमने खूब देखा होगा जब मम्मी गांव में अचार रखती थी, हमें ध्यान है बचपन में जब गांव में खाना खाते थे और खाना खाते समय मान लो मन किया कि लाओ आम का अचार भी निकाल लें जार में से, तो कई बार मम्मी जो है तुरंत टोक देती थी, ऐसे झूठे हाथ खाना अचार नहीं निकालोगे, जाओ पहले हाथ धुल के आओ। बड़ा मूड खराब होता था, चलो भैया हाथ धुल के आए, फिर हाथ डाला, तब भी मम्मी चिमटा मार देती थी, गीले हाथ से नहीं, पहले हाथ पोंछ के आओ। समझ नहीं आता क्या चाहती है। तो खैर, तो तुमने देखा हो जब मम्मी अचार बनाती थी तो खूब सारा सरसों का तेल डालती थी, खूब सारा इसमें नमक भर देती थी। क्यों? क्योंकि जब नमक डालते हैं तो तुम समझ सकते हो कि आउटर मीडियम जो हो गया वो हाइपरटोनिक हो गया, हाईली कंसंट्रेट हो गया। नतीजा बैक्टीरिया के शरीर से पानी बाहर आ जाता है और बैक्टीरिया प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए अचार सड़ने से बच जाता है। लेकिन बताते हैं इस तरह से तो ये बैक्टीरिया हाईली साल्टी मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ये बताते हैं ऐसे मीडियम में सर्वाइव कर लेते हैं जहां 35 से 35% तक साल्ट हो, उस मीडियम में भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये लवण को, साल्ट को प्यार करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो इसलिए इनको हेलोफाइल्स कहते हैं। फिलिया माने लविंग होता है, जैसे केमिस्ट्री में सुना हो न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स ना। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे इनका दूसरा जो डिवीजन है उसका कहते हैं थर्मो एसिडोफिल। क्या कहते हैं इनको? थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। तो नाम ही पर्याप्त है, नाम ही पर्याप्त है। जैसे हम तुम्हें कभी एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ाएंगे और उस समय बताएंगे कि मोस्ट बायोस जो होती है 0 डिग्री से लेकर 40 या मैक्सिमम 50 डिग्री टेम्परेचर तक ही सर्वाइव कर सकती है। लेकिन हम तुम्हें बताएं कुछ ऐसे गर्म पानी के झरने टाइप के होते हैं जहां का पानी उबल सा रहा होता है, लगभग 80-90 डिग्री टेम्परेचर होता है और कुछ बैक्टीरिया वहां पर भी जिंदा रह लेते हैं। तो हॉट वाटर स्प्रिंग में भी बैक्टीरिया जिंदा कर लेते हैं। तो थर्मा माने टेम्परेचर होता है, एसिड माने एसिड होता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं 80 डिग्री टेम्परेचर पर भी जिंदा रह लेते हैं, यानी टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है। अब क्योंकि एसिडोफाइल्स में तो है, तुम भी जानते हो कि जो गोल्डी अचार आता है, जो मार्केट में अचार आता है, वो लोग नमक या तेल नहीं मिलाते हैं, अचार सड़ न जाए प्रिजर्वेटिव के रूप में उसमें एसिड मिला देते हैं, तो एसिड में बैक्टीरिया मर जाता होगा। लेकिन बताते हैं ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो 2 pH पर भी जिंदा रह सकते हैं। कितने? हाईली एसिडिक pH पर भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हमने तुमसे बोला इनको कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। और ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक होते हैं। लेकिन हम तुम्हें तीसरी बात बताएं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं मिथेनोजन। नाम ही पर्याप्त है, जन माने जेनेसिस, पैदा करना, बनना। तो अर्थात हम बताएंगे कि ये कैटल्स के गट में रहते हैं, गाय भैंस के पेट में रहते हैं और क्या करते हैं, गाय भैंस के पेट में रहते हैं। और दूसरी बात, जब तुम्हें हम ये जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं तो इनका स्टमक बताएंगे। जैसे उस समय ये बताएंगे कि हम लोगों का स्टमक तो ऐसे सिंगल चेंबर वाला होता है, ऐसे स्टमक को हम लोग सिंपल स्टमक कहते हैं। लेकिन जब गाय भैंस का पढ़ाएंगे, थोड़ा सरल सा डायग्राम बना दें, तो हम तुम्हें बताएंगे कि इनके स्टमक में ऐसे तमाम सारे चेंबर होते हैं भाई, समझ गए ना। और इनका नाम बताएंगे किस दिन। नंबर 1 र्यूमेन, नंबर 2 रेटिकुलम, नंबर अगला ओमेसम, नंबर अगला एबोमेसम, ठीक है ना।
और यही रेटिकुलम, ह्यूमन रेटिकुलम में यही मान लो ये घास फूस भरी है, घास फूस में होता है सेलुलोज, और इसी सेलुलोज का ये फर्मेंटेशन करते हैं जिससे गैस निकलती है। बताते हैं डायनासोर वगैरह जब गैस छोड़ते थे तो किलोमीटर दूर तक बदबू जाती थी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, सेलुलोज का फर्मेंटेशन करके जो कैटल होती हैं उनके गट में पाए जाते हैं और वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी गैस? इसलिए इनको मिथेनोजन कहते हैं। अब ये मत पूछना, देखो हम लोग सांस लेते हैं तो वो यहाँ एयर पैसेस होते हुए लंग्स में जाती है, हम जो सांस लेते हैं वो स्टमक में नहीं जाती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ पर है तो बताओ अच्छा एरोबिक होगा कि एनरोबिक? एनएरोबिक। अरे भाई एनएरोबिक की बात छोड़ो, स्ट्रिक्टली एनएरोबिक होता है क्योंकि ये इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। याद आया? तो इस तरह से हमने तुम्हें क्लासिफिकेशन बताया कि बैक्टीरिया को पहले हमने कितने दो किंगडम में बांटा, आर्की बैक्टीरिया अर्थात एंशिएंट बैक्टीरिया, नंबर 2 ट्रू यू बैक्टीरिया अर्थात मॉडर्न बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, और उनको भी कई सारे फाइलम में या डिवीजन में बांटा था और इनको हमने 3 फाइलम या डिवीजन में बांटा। याद आया? चलो एक बार 2 शब्द हम यू बैक्टीरिया को फिर से बता दें कि यू बैक्टीरिया, पता तुम्हें आर.एच. व्हिटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें तमाम क्राइटेरिया इस्तेमाल किए थे। जैसे क्या बोला था? टाइप ऑफ सेल कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक। नंबर 2 क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बॉडी सिंगल सेल से बनी है कि मल्टी सेल से बनी है। साथ ही साथ हमने तुम्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी आर.एच. व्हिटेकर ने क्राइटेरिया इस्तेमाल किए थे उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही था। तो हम तुम्हें बताएं यू बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हमने इतने भागों में बांटा। तो अभी यू बैक्टीरिया अभी पढ़ाएंगे, लेकिन तुम एक बार फिर से वही न्यूट्रिशन वाली हेडिंग समझो कि न्यूट्रिशन वाली हेडिंग के आधार पर क्या कहा था कि जीवों को, ऑर्गेनिजम्स को हमने अपना भोजन खुद बनाते हैं कि दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसके आधार पर क्या बोला था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रो माने गड़बड़ बताया था, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये कहा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर कोई जीव अपना भोजन बनाने के लिए एनर्जी लाता है सूर्य भगवान से तो ऐसे को क्या कहा था? फोटो ऑटोट्रॉफ्स ना। और अगर किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेकडाउन से तो इसको कहा था कीमो ऑटोट्रॉफ्स ना। हम तुम्हें बताएंगे कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये सूर्य की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में पिगमेंट पाए जाते हैं ना, इनकी बॉडी में पिगमेंट पाए जाते हैं। अभी भाई जब सेल वॉल बताई थी तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ थैला भी तो बताए थे, क्या नाम था? क्रोमेटोफोर। और इन्हीं क्रोमेटोफोर में लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाले पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या तुमने बैक्टीरियो क्लोरोफिल का नाम सुना? क्या तुमने बैक्टीरियो ब्रिडिन का नाम सुना? तो इसके लाइट एनर्जी को स्टोर ट्रैप कर लेते हैं और उसी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाते हैं। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते थे और एग्जाम्पल तमाम सारे हैं जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का अगर हम तुम्हें एग्जाम्पल बताएं तो एग्जाम्पल हो गया क्लोरोबियम। कौन सा होता भाई? क्लोरोबियम इसका एग्जाम्पल है, क्लोरोबियम। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो नाम ही बताते हैं रंगीन है, इनके अंदर पास पिगमेंट है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का बेस्ट एग्जाम्पल हम तुम्हें बताएंगे क्रोमेटियम। कौन सा होता है? क्रोमेटियम। क्रोमा माने कलर होता ना। और साथ साथ हम तुम्हें साइनोबैक्टीरिया बताएंगे। क्या? साइनोबैक्टीरिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल तुमने नॉस्टॉक, एनाबिना सुने होंगे। इनको तो पुराने जमाने में एल्गिन पढ़ते कहते ही थे ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात इनमें पिगमेंट होता है और लाइट एनर्जी को ये भी ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है ना? इस तरह से होता है। लेकिन ध्यान करो अभी थोड़ी देर पहले जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी थी तब हमने लिखा था कि 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस 12 H2O और तब जाके कहीं हमने बताया था C6H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 6 O2। और जब फोटोसिंथेसिस बताएंगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि जो ऑक्सीजन निकलती है ये पानी से आती है। कहां से आती है? वाटर से आती है। तो लेकिन हम तुम्हें बताएं कि जो बैक्टीरिया होते हैं और जब फोटोसिंथेसिस डिटेल पढ़ाएंगे, लाइट रिएक्शन डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें हम दो पिगमेंट सिस्टम बताएंगे, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड। और उस समय बताएंगे कि जो हायर प्लांट होते हैं वो उनमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट सेकंड जो होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिस्पांसिबल होता है, पानी के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पांसिबल होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो हम ये कहना चाहते थे कि भोजन बनाने के लिए एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन दूसरे हायर प्लांट तो पानी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में पानी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये या तो हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं या कभी-कभी डायरेक्ट हाइड्रोजन को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए तुम कह सकते हो कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। इसलिए हम तुम्हें बोलेंगे कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एनॉक्सीजेनिक होता है। कैसा होता है? एनॉक्सीजेनिक। लेकिन तुम ध्यान रहे कि ये पहले जमाने में प्लांट में पढ़ते थे, स्पेशली एल्गी में पढ़ते थे, और प्लांट का लक्षण होता है फोटोसिंथेसिस करना, ऑक्सीजन देना। तो इसलिए कहा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया इस पृथ्वी पर पहले ऑर्गेनिज्म थे जिनमें हायर
प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए बन गया था, मतलब पिगमेंट सिस्टम सेकंड बन गया था, जिन्होंने फोटोलिसिस ऑफ वाटर शुरू कर दिया था और इनके फोटोज में ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई थी। ये नीट में आया हुआ सवाल है। तो इस तरह से इन्होंने पहली बार ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था। अभी तुमने क्या बोला था कि जो कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बेस्ट एग्जांपल क्या है? अरे भाई ऐसे ही बोल दो ना जिसके नाम में केमिस्ट्री लगी हो, जैसे नाइट्रेट बैक्टीरिया ना, दूसरा नाइट्राइट बैक्टीरिया, तीसरा सल्फर बैक्टीरिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया, इस तरह से जिनके नाम में क्लियर है। मतलब हाँ, इन दो में सब थोड़ा इसलिए ध्यान रखना कि जब प्लांट का हम मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, वहां इनके नाम दिए, तब पूछा जाएगा कि नाइट्रोबैक्टर किसका एग्जाम्पल है? नाइट्रेट बैक्टीरिया का है। नाइट्रोसोमनास किसका एग्जाम्पल है? वो नाइट्राइट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो ये थोड़ा सा अलग से याद रखना। तो हम तुम्हें ये बता रहे थे कि बैक्टीरिया ऐसे भी बांटे जा सकते हैं। साथ ही साथ अभी क्या कहा था कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो इसी में आती है। किसमें? वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं यही मानव के लिए या तो बेनिफिशियल होते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं। यानी कि यही बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं ना। और हम तुम्हें अभी जब न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे तो एक बात क्या कही थी कि एक तो न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा होता है? सड़ी गली चीजों से जब भोजन प्राप्त करें, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तीसरा कैसा बताया था? जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर रहता है उसी से भोजन प्राप्त करता है तो क्या कहते थे? पैरासिटिज्म या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और यहां पर एक और शब्द बोला है, कौन सा? सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। तो हम तुम्हें बोले कि जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं सड़ी गली चीजों से भोजन ले खाते हैं, और बहुत से बैक्टीरिया हमारे प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं, हमसे नरिशमेंट लेते हैं, बदले में हमें बीमार करते हैं। क्या तुम्हें कॉलरा याद आई? कौन करता है? विब्रियो कॉलरी। अच्छा, क्या तुम्हें टिटेनस याद आई? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेली। क्या तुम्हें याद आया सिट्रस एंकर जो प्लांट में होती है, जैंथोमोनास सिट्रिकास करते हैं ना। तो इस तरह से हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का तो बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें बता ही चुके हैं कि जो लेग्यूमिनोसी फैमिली अर्थात पल्स फैमिली, दाल वाली फैमिली होती है, उनकी देखा होगा जड़ों में गांठें पाई जाती, वहां रहता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और वो क्या करता था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के प्लांट को दे देता था ना। तो इसका एग्जाम्पल होता था। हाँ, तो जितने बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन अफेयर से, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे दूध को दही बदलना है तो लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने के रस से अगर तुम्हें सिरका बनाना, विनेगर बनाना है तो सिट्रस इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने तो बताया कि बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हमने 3 कैटेगरी में बांटा। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और मोस्ट मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। बात समझना। इस तरह से थोड़ी सी बात बताई हमने। बस 2 शब्द हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में फिर से करेंगे। चाहे तो साइनोबैक्टीरिया कह दो, और चाहे, चूंकि पुराने जमाने में इनको क्या कहते थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हो। और जब एल्गी पढ़ते थे तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते थे। तो तब जब ये एल्गी में पढ़ते थे तो इनका क्लास होता था मिक्सोफाइसी। क्या नाम होता था? मिक्सोफाइसी तब इनका क्लास होता था। और चूंकि बैक्टीरिया ये भी है, प्रोकैरियोट्स ही है, तो ये ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं। कभी कभी तो ये ऐसे ग्रुप में, झुंड में रहते हैं, अर्थात कॉलोनियल हो सकते हैं। और कभी कभी तो ये कॉलोनी एक सेल एक ऊपर एक अरेंज होकर पूरा धागा से बना लेती हैं। तो पहली बात यह है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो है ही, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट तो ये भी हैं, लेकिन ये जो होते हैं कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कैसे? और साथ साथ ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इसी तरह ये इनका निवास स्थान की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम तो समुद्री पानी में भी पाए जा सकते हैं, यहां तक कि कभी कभी तो जमीन पर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ना, इस तरह से। और हम तुम्हें बताएंगे इनकी बॉडी में कुछ सेल्स, अगर ये फिलामेंटस है मान लो, तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर, चूंकि मान लो जमीन पर बड़ा है कि सूख न जाए, तो बॉडी के ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग पाई जाती है। और पुराने जमाने में बताते हैं कि जब इनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता जैसे किसी पत्ते के ऊपर ओस की बूंद मोतियों की तरह चमकती है। तो कभी कभी फॉलन स्टार भी कहते थे किसी इसको, साइनोबैक्टीरिया को। और ये जो पूरा धागा है, चूंकि स्टडी ऑफ हेयर को ट्राइकोलॉजी कहते हैं, ट्राइको माने हेयर होता है, ऐसा लगता है धागा होता है, तो इस पूरे फिलामेंट को ट्राइकोम कहा जाता था। और इसमें बीच बीच में एका सेल दूसरों से भिन्न हो सकती थी, गड़बड़ हो सकती थी, और जो गड़बड़ होता है उसके नाम में क्या लगाते हैं? हेटेरो। तो इसको हेटेरोसिस्ट कहते थे। और ये जिनमें पाई जाती थी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते थे ना। और ज्यादा है नहीं तुम्हारे तो सिलेबस में थोड़ी सी 2 शब्द रिप्रोडक्शन बता दें कि रिप्रोडक्शन में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बस ऐसी धागा को तोड़ो 1 से 2 बन जाएंगे,
और प्रत्येक फ्रेगमेंट को फिर हार्मोगोनिया कहते हैं। तो हार्मोगोनिया द्वारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता है। हाँ, हम तुम्हें एक बात जरूर बताएंगे कि इनका हमारे जीवन में क्या आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम पहला तो पॉइंट बता ही चुके कि साइनोबैक्टीरिया, भाई मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर हम तीनों बने थे, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। तो ये जो पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शुरू किया, मतलब जिन्होंने इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन इवॉल्व करी और उसी ऑक्सीजन को हम लोग, भेड़ बकरी सब इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तुमने इसमें किसी स्पाइरुलिना का नाम सुना? खूब एक कंपनी वाले आते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे हम, वो कहते हैं कि भाई प्रोटीन की शरीर में कमी हो गई, ये वाला हमारा खाओ। स्पाइरुलिना का नाम सुना? स्पाइरुलिना जो है प्रोटीन रिच होता है। तो जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, अब वो बोरा भर के दाल तो नहीं ले जा सकते, तो स्पाइरुलिना को लिए जाते हैं और वो खाते रहते हैं, तो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है। तो हमारे लिए ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कहलाता है स्पाइरुलिना। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं, कभी ये तो फायदे की बातें हो गई, और ये गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन भी हैं। जब तुम्हें लाइकेन पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि लाइकेन आर द गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, मगर ये वाटर पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर भी होते हैं। और ये वाटर ब्लूम्स, ये तो अच्छी बात है। वाटर, और कभी हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि पानी को सड़ा देते हैं, जिससे दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं। सिलेबस में नहीं है, वही बात नहीं, लेकिन एक शब्द जान लो, जैसे जब हमें एल्गी पढ़ाए जाते थे तो हमें ग्रीन एल्गी के अलावा रेड एल्गी भी पढ़ाए जाते थे, और उस समय एक सवाल पूछा जाता था कि जो लाल सागर होता है, रेड सी होता है, वो रेड क्यों होता है? तो दिमाग में आता है कि रेड एल्गी होते होंगे, लेकिन आंसर ये नहीं था। रेड सी का रेड कलर एक साइनोबैक्टीरिया की वजह से है, जिसका नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम। क्या नाम होता है? ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम। तो याद रहे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ना कि रेड एल्गी है। तो इस तरह से कहानी तुम्हें साइनोबैक्टीरिया की बताई। थोड़ी बात हम माइकोप्लाज्मा की भी बताएंगे, माइकोप्लाज्मा की भी बताएंगे, और हम तुम्हें बताएं एनसीईआरटी अलग मानती है पीपीएलओ को, लेकिन हमको तो पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा एक ही बात पढ़ाई जाती थी, एक स्पीशीज पढ़ाई जाती थी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, उसी का दूसरा नाम पढ़ाया जाता था पीपीएलओ। बात समझते ना? लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा अलग मानती है और एनसीईआरटी अलग मानती है, और इसको स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग मानती है। हम तुम्हें एक बात बताएं, वैज्ञानिक थे नोकार्ड, वैज्ञानिक थे राउस, तो उन्होंने क्या किया, जो कैटल होती हैं, गाय भैंस होती हैं, देखा कि कुछ गाय भैंस को निमोनिया हो गई। भाई न्यूमो शब्द एयर के लिए होता है, तो उन्होंने जब लंग्स एयर शब्द के लिए होता है न्यूमो शब्द, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे हम तुम्हें ह्यूमन पर बताएं गाय भैंस का डायग्राम कौन बनाए, तो मान लो ये हमारे लंग्स की कैविटीज हैं, प्लूरल कैविटी है, और हम तो बताएं इनके ऊपर ऐसे पॉलीथीन चिपकी होती है, इसीलिए को प्लूरा कहते हैं। बाद में भगवान ने साइड से लंग्स धसाए होंगे, तो यही प्लूरा जो है अंदर ऐसे इन्वेजिनेट कर गई हो गई, और बीच में आ गए इसी में फेफड़ा, जो ठीक है ना। और अब क्या कह दिया कि जो ये फेफड़े के ऊपर चिपकी है, इसको विसरल या इनर प्लूरा कह सकते हो। जो चेस्ट वाल के ऊपर चिपकी है, इसको आउटर प्लूरा या पैराइटल प्लूरा कह सकते हो। इन दोनों के बीच की कैविटी को ही प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, कुछ बोवाइन्स को, कुछ कैटल्स को निमोनिया हो गई, उनके लंग्स में सूजन आ गई, और तुम भी जानते हो जुकाम हो जाए, नाक सूख जाती है, बहने लगती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्लूरल कैविटी थी इसमें फ्लूइड की मात्रा बढ़ गई, खैर, तो जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और फिर इन्होंने सिरिंज से इस फ्लूइड को निकाला होगा, और इस फ्लूइड को जो है जब स्लाइड पे रखा, तो स्लाइड पे देखा क्या कि एक ऐसा कोई रेंगता हुआ जीव दिखाई दिया, बिल्कुल अमीबा जैसा। क्या खास होती है अमीबा की, कि अमीबा को समझना है, किसी एनिमल सेल समझना है, तो एक प्लेट पे घी की बूंद रख लो, और जिधर प्लेट तिरछी करोगे तो घी उधर ही बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एनिमल सेल होती है उनके ऊपर रिजिड सेल वाल नहीं होती है, तो इसलिए अमीबा का बॉडी शेप हमेशा बदलती रहती है, इररेगुलर कहलाती है। और जो ये जो माइकोप्लाज्मा था, ये भी हमेशा बॉडी शेप बदलता रहता था, क्योंकि हम तुम्हें बताएंगे इसके चारों तरफ भी सेल वाल नहीं पाई जाती है। तो ये बहुरूपिया होता है, किसी भी रूप का हो सकता है, जोकर कहीं का, इसलिए इसको पुराने जमाने में जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे। क्या कहते थे? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो दो चार पॉइंट याद रखना, स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल कहलाता है, विदाउट एनी सेल वाल होता है, इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और तुम्हें एक बात बताएं, ये कि जैसे एंटीबायोटिक्स जब तुम्हें पढ़ाई जाएंगी, जब तुम फार्माकोलॉजी पढ़ोगे डॉक्टरी में, तो तुम्हें एंटीबायोटिक्स पढ़ाई जाएंगे। प्रत्येक एंटीबायोटिक की अपनी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। जैसे हम तुम्हें पेनिसिलिन के बारे में बताएं, मान लो ये कल्चर मीडियम है, अगर अगर मीडियम है, इस पे हमने बैक्टीरिया का पालन पोषण कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया तो तुम जानते हो छोटे जानवरों के एक ही काम भोजन और भजन, ये खाएगा और प्रति 20 मिनट में 1 से 2 बन जाएगा। तो जब बनेगा तो ऐसा लगता है कि इसके 2 डाक्टर पहले बनी, चलो अभी थोड़ा सा बना दे डिजाइनदार, तो ये हमने अभी लाल रंग से मान लो यहाँ पर सेल वाल बना दी। अब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ किया होगा, तो ऐसा लगता है अभी इनके बच्चों की 2 बच्चे बन गए, इनकी अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, इसके ऊपर सेल वाल बनेगी। जो पेनिसिलिन होती है वो बताते हैं सेल वाल नहीं बनने देती है, सेल वाल नहीं बनने देती है। तो जब
अब इनके ऊपर जो बैक्टीरिया डटर बैक्टीरिया बने हैं इनको बैक्टीरियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोइड। अब अगर इनके ऊपर, अब इस कल्चर मीडियम में अगर हमने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डाल दी तो वो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देगी, नतीजा फ्लूइड अंदर जाएगा और डटर बैक्टीरिया फट जाएंगे। तो इस तरह से हाँ, ये मारती है इस तरह से, ये जो पेनिसिलिन होती है बैक्टीरिया को मार डालती है। लेकिन बताते हैं जो माइकोप्लाज्मा है इसके ऊपर तो बैक्टीरिया सेल वॉल है ही नहीं, इसलिए माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक से नहीं मारा जा सकता है, दूसरी एंटीबायोटिक से मारा जा सकता है, जैसे वो क्लोराम्फेनिकोल ही क्यों ना हो। तो तीसरी बात है कि ये पैथोजेनिक होता है, अर्थात डिजीज काज करता है, एनिमल प्लांट दोनों बीमारी करता है। जैसे तुमने लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल सुना है क्या बिच ब्रूम डिजीज ऑफ प्लांट सुना है? तो ये पीपी येलो ही करता है। याद आया? तो इस तरह से हमने तुम्हें माइकोप्लाज्मा के बारे में भी बता दिया और थोड़ा थोड़ा पूरा सब बता दिया। पूरा किंगडम मोनरा खत्म हो गया और अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।